नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 60 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं आज किशन सरगवान जी। आज जन्माष्टमी का दूसरा दिन है और इस अवसर पर हम किशन जी का स्वागत करेंगे। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सब देशवासियों को एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं। उनके बारे में एक शेर में पढ़ना चाहूँगा जो मरहूम राहत इंदौरी साहब कल हमारे बीच से चले गए। तो उन्होंने कहा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, और फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क अगर खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। तो हम आज 60वीं बार ये खता कर रहे हैं द टीचर शो में। हमारे साथ नए मेहमान हैं आज के किशन सांगवान जी, और उन्होंने बहुत सारा संघर्ष जीवन में किया है, तरह तरह का, कोटद्वार से लेके मुंबई तक और मुंबई से लेके पौड़ी तक। तो हम उनसे सुनेंगे आज उनके संघर्ष की दास्तान, और साथ में उनके अनुभवों से हम और जो इस शो को दर्शक देख रहे हैं वो सब लोग बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो रोज की तरह हमारे साथ हमारे दो और साथी जो हमारे विशेषज्ञ हैं, श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, सीसीआरटी के पूर्व निदेशक दिल्ली से, वो भी जुड़ चुके हैं। और साथ में मेरे को होस्ट मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी जो हमारे साथ रहते हैं ऋषिकेश से रोज, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आप नमस्कार। सबका स्वागत है। नमस्कार सबको। नमस्कार। तो सरगवान जी, कैसा लग रहा था टीचर शो में आके आपको? आज 60वां एपिसोड है, छठिया रहे हम। देखा था आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। रियली आई वांटेड टू सी दैट। आपने कल बोला था ना कि मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से चल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, आई विल स्टार्ट विद द शेर कि बूंद बूंद से बनता है सागर और कदम कदम से तय होती है दूरी। बूंद बूंद से बनता है सागर और कदम कदम से तय होती है दूरी। अगर इरादा हो नेक और सच्चा तो हर ख्वाहिश हो जाती है पूरी। तो इसी जो शिक्षक सुरसरिता की जो धारा है वो सागर बन के अब बह रही है, and it is completing the 60th episode and you are congratulations for that। ये 60वां जो एपिसोड है जो आप करने जा रहे हैं, मैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। एंड सो यू मेड अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम एक्चुअली। एंड मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, गिविंग मी द सो ग्रैंड प्लेटफॉर्म, आई वुड लाइक टू थैंक देवकी नंदन भट्ट जी आपका, और मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी और गिरीश जोशी जी, आप सभी का बहुत बहुत मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और स्पेशली आई एम ग्रेटफुल टू वीना रावत जी पीटीआई फ्रॉम सतपुली, जिन्होंने आपके साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया। एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और रही सठियाने वाली बात, तो आफ्टर 60 के बाद एक रिटायरमेंट के लिए 60 की एक नई गांठ भी खुलती है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट कि आपने वो 60 कंप्लीट किया है। बहुत लकी लोग 60 कंप्लीट कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर, एंड लेट्स बिगिन द प्रोग्राम। वो सफेद बालों की शोभा ही कुछ और होती है। 60 वाले जो सफेद बाल होते हैं ना, उनकी शोभा ही हाँ कुछ जी और सर, होती है, उनके बिगड़ कुछ होता नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि 60 साल ये तक एक एक गांठ खुलती है जीवन में। जी जी। ये एक संयोग की बात है कि जो हमारा पहला एपिसोड था उसमें हमारे हाँ साथ जी, जो आए थे बिश जी, वो 60 साल के ऊपर थे, रिटायर हो चुके थे, वो हमारे पहले शो में थे। और जब हम सठिया गए, हाँ जी हमारे सर। साथ एक नया युवा है, इसका मतलब है देयर इज ऑलवेज ए लाइफ इवन आफ्टर 60। नो, ऐसा रियली द फेस चेंजिंग, मतलब जो फेस चेंज हो रहा है ना 60 के बाद सर। कहते हैं ना 60 में एक तो रिटायरमेंट होता है कि टायर बदले जाते हैं, 60 के बाद रिटायरमेंट रिलैक्सेशन का होता है कि लाइफ में एक नया पार्ट सीखते हैं हम। तो वी आर गेटिंग मैच्योर्ड एक्चुअली। यस। रियली आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी सांगवान मच। जी, हम आपसे चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआती हाँ जी आपकी सर। जो पढ़ाई हुई प्राइमरी में चंडीगढ़ में, फिर आप जो है चंडीगढ़ से धामपुर आ गए बिजनौर, फिर वहां से नजियाबाद, फिर वहां से मुरादाबाद, फिर वहां से और कहीं गए होंगे। तो इतना ये मोबाइल क्यों रहे सर आप इतना? एक्चुअली जो मेरे फादर थे पहले चंडीगढ़ में थे, मेरे फादर बैंक में थे, कैनरा बैंक के अंदर थे। तो जब मैं वहाँ पैदा हुआ, वहाँ पे तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे हुई चंडीगढ़ के अंदर। तो जब मैंने थोड़ा होश जी संभाला जी तो उसके बाद मेरे फादर का ट्रांसफर जो है वो धामपुर, एक जगह है कालागढ़ के पास, नगीना धामपुर, आपने सुना जी। होगा शायद। तो वहां पे फिर आ गए, तो वहीं पे फिर हम रहे। तो मेरी जो बचपन की सारी एजुकेशन है फिर वो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की थी। प्राइमरी के बाद जो था जो भी एजुकेशन थी मेरी जूनियर लेवल की स्टार्टेड किया। और उसके बाद तो आपकी फिर, शुरुआत। हाँ जी बोलिए। जी जी, बोलिए सर, बोलिए।
जी आप बोलिए, हाँ, तो पूरा मैंने कर क्या लीजिए। कि जो मेरी बचपन की एजुकेशन थी, तो पहले मैं बचपन में आर्य समाज स्कूल वहाँ पे बेस्ट हुआ करता था उस समय में। उस समय आर्य जो वेद वेद के पाठ थे, ये चीजें थे, तो हवन संध्या दैट्स उस समय में मेरे को हम बचपन में किया करते थे उन चीजों को। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर विद्या मंदिर स्कूल रहा, फिर ये चीज रही। फिर धीरे धीरे फिर केम इंटर कॉलेज, हमारा इंटर कॉलेज में आए। फिर उसके बाद जो डिग्री कॉलेज था हमारा, जैसा आपने बोला कि सुल्ताना डाकू के इलाके में, तो नजीबाबाद के अंदर, हम दूर से अभी भी ट्रेन से देखा करते थे सुल्ताना डाकू के किले को, लेकिन कभी किले में गए नहीं अंदर। जब हम ट्रेन से अप डाउन किया करते थे धामपुर से नजीबाबाद जाते हुए, तो सुल्ताना डाकू बोलते थे कि यहाँ सुल्ताना डाकू बड़ा हिट है वहाँ का। कभी कभी होता है ना कि जिस इलाके में हम रहते हैं हम जानते नहीं हैं, हम पहाड़ों में रहते हैं लेकिन हमने चारों धाम की यात्रा नहीं की, लेकिन बाहर से लोग आके चार धाम की यात्रा कर जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने कभी वो किला देखा नहीं। बताइए आप। तो मैंने फिर तो फिर वहां से मैंने बीएससी में ग्रेजुएशन किया वहाँ पे। तो ये मेरी फिर यहाँ की देखिए यात्रा सर, रही। ऐसा उसके बाद है फिर मुरादाबाद। कि आपने कहा कि आपने 4 धामों की यात्रा नहीं की, कोई बात नहीं सर। सबसे बड़ा जो धाम है हिंदुस्तान में वो मुंबई है, तो आपने मुंबई की यात्रा कर ली हाँ तो जी। सारे धाम हो गए। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने कर ली। वो मैंने की कि एक्चुअली मेरे फादर चाहते थे कि मैं आर्मी के अंदर जाऊं, कि मैं आर्मी अच्छा ऑफिसर लाइन के अंदर ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरे दादा आंध्रा पुलिस में थे, मेरे फादर बैंक में थे। तो मेरे फादर जाना चाहते थे आर्मी के अंदर, मेरे दादा कहते थे नहीं आर्मी में नहीं जाना है ना, आपने जो सर्विस करनी है बैंकिंग लाइन में जो भी है। तो ऐसे ही चलता रहा, चीजों का होता ही है, वो नेचुरली हैपेंस। हम टीचर लोग हैं, हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकली हम किस तरह से बच्चों को चेक करना होता है। तो मेरे फादर ने कहा कि तेरे को जी। आर्मी के अंदर जाना है, पर मैं निकला संगीत का आदमी, तो मैं बम्बई चला गया, मैंने मानी नहीं बात। तो आई लिव्ड माई लाइफ, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट माई लाइफ। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ। तो मैंने जिया, तो मतलब मेरे संगीत को की कोई ओर कंप्लेंट कैसे नहीं है आज की डेट में। संगीत की ओर सर कैसे मोना संगीत का हुआ? ऐसा है कि, हाँ, संगीत का ऐसा था कि संगीत मेरे ख्याल में कुदरती नेचुरल चीजें हैं, है ना। एक्चुअली है तो हमारे बदन, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है बॉडी है सारा, ये जितने भी इसके अंदर सुर हैं वो अपने आते हैं। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं छोटा था जूनियर लेवल पे, तो उस वक्त में जो फिल्मों में गाने होते थे तो मैं गाया करता था उनको। तो मैंने एक बार, पहली बार मैंने अपने पापा के सामने गाया था। तराना फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती की, बहुत पुरानी। तो उस वो गीत मैंने पापा के सामने गाया, पापा बड़े इंप्रेस्ड हो गए। पापा ने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताया। तो उस समय क्या होता था, खुश होते थे तो वो जैसे बच्चों को नहीं देते, कभी टॉफी दे दी, कभी गिफ्ट दे दिया। तो मैं उसी तरह से आवाज करके गाया करता था। आई डिडंट नो अबाउट दैट कि संगीत क्या होता है, लेकिन मेरे को आनंद आता था उस चीज के अंदर, एक ब्लिसफुल आई फील किया करता था। फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फिर पढ़ाई लिखाई भी चलती रही। और जो भी जूनियर लेवल था मेरा, और मैं आर्ट के अंदर, पेंटिंग के अंदर भी मेरा अच्छा हाथ था, पढ़ाई में भी एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रहा मैं। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता चला गया तो फादर ने कहा कि कैरियर बनाना है लाइफ के अंदर, जो आज भी है प्रॉब्लम, उसमें कोई नई बात नहीं है। कैरियर मेकिंग इज ऑलवेज द प्रॉब्लम और थिंकिंग सब्जेक्ट। हमें सोचना होता है कि हमको क्या करना है आगे लाइफ में, जीवन को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जब मैं थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे आया तो तब मैंने सोचा कि ये मेरी लाइन नहीं है जो मेरे फादर मुझे बोलते हैं। तो फिर मुझे संगीत का, फिल्मी लाइन का वो जो एक भूत सवार होता है, तो मैंने उस वक्त में फिर संगीत की शिक्षा भी ली। थोड़ा सा मैंने लाइट म्यूजिक का, जो भी अपने इलाके के हिसाब से हो सकता है। अपोजिशंस भी होती हैं फैमिलीज की अपनी, हर लाइन के लिए। जैसे कल भी आप कह रहे थे कि गाने बजाने के काम, मतलब फैमिलीज में अधिकतर आदमी सोचता ही है कोई काम नहीं है, क्योंकि मेन चीज है कि हमें सर्वाइव कैसे करना है। सर्वाइव करने के लिए हमको जॉब चाहिए, जो आज भी नीड है उसकी। एंड वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट, हम अपने बच्चों के लिए भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी लाइन में उनको डालें आज की डेट में। लेकिन क्योंकि मन बचपन का खेलने वाला, जैसे आज वीडियो गेम है, कभी कुछ गेम है, तो उस समय संगीत मेरे लिए फर्स्ट था। तो मैंने उस संगीत के लिए जो भी मुझे लगा, तो मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, बगावत भी की। और जो मैंने चाहा वो मैंने किया, उन लाइनों के अंदर जाके मैंने सीखा उसको, एंड आई एंजॉयड दैट लाइफ को। तो संगीत धीरे 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 मेरे अंदर बिल्कुल आत्मा के रूप में बसने लगा, और वो आज भी है मेरे साथ। कैरियर बनाना, सरवाइव करना बॉडी के लिए एक अलग चीज है, लेकिन अपने जीवन का आनंद एक अलग चीज है। इसको पूजा कह लीजिए, प्रार्थना कह लीजिए। यानी हर एक के जीवन के अंदर एक ऐसा होता है कि हम, एक हमारा प्राइवेट टाइम होता है अपनी फैमिली के अलावा, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा जॉब है, जो प्रोफेशन है, उसके अलावा जो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम हम निकालते, चाहे 1 घंटा, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, म्यूजिक, और जो भी, इन विच यू फील कंप्लीटली एब्सॉर्ब, आप उसके अंदर खो जाते हैं। तो वो मेरे लिए है, वो तब भी था और आज भी है। ठीक है, मैं उसको प्रोफेशन नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन मैं आज भी खुश हूँ उसके लिए, और आज भी मैं एफर्ट कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर है, इसीलिए मैं आज साथ आके बैठा हूँ उस संगीत की वजह से। एक छोटा सवाल है, थोड़ा अलग से हटके। बच्चे हाँ जी, जिस बोलिए। माहौल में पढ़ते हैं तो कई बार उससे बहुत कुछ सीखते और प्रेरणा भी लेते हैं। तो जो हाँ जी, सुल्ताना डाकू बोलिए। था, सुल्ताना डाकू पकड़ी भाई का हम्म। ये बड़ा लंबा किस्सा है, आपको।
तो सुल्ताना डाकू ही वाज आल्सो नोन एज रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। बड़ा नाम हुआ करता था उसका, रॉबिन हुड बोला जाता था उसको, कि अमीरों को लूटता था, गरीबों को देता था। तो कभी आपके दिमाग में ऐसा आया नहीं कि आप भी रॉबिन हुड बने और देवकी नंदन भट्ट जी हमारे जैसे अमीर को लूट के मुझे से गरीब को दें? नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, पूरी ब्रह्मांड के अंदर दो फोर्सेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी, ठीक है। तो चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जानवर हों, मैं तो जब डिस्कवरी चैनल देखता हूँ तो जब शेर एक हिरन को मार रहा होता है तो मुझे लगता है इसको क्यों मार रहा है। तो अधिकतर जब मैं लोगों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं जीवन चक्र है, ये खाद्य चक्र है, भोजन चक्र है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार एक बात सुनो, इस हिरन की जगह भी तुम्हारा बच्चा होता और वो शेर खा रहा होता तो क्या तुम इसी आंसर से सेटिस्फाइड हो जाते? तब वो चक्र आ जाते हैं। तो एक्चुअली कुछ क्वेश्चन जो है वो स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, बियॉन्ड आवर सेंसेस, बियॉन्ड आवर सेंसेस। तो जो है ना, तो जो हमारे बियॉन्ड सेंसेस चली जाती है दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। जो हमारे अंडर सेंसेस होती है उसको हम साइंस बोलते हैं। मतलब थ्रू आवर सेंसेस वी हैव द 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस हैं, उसके थ्रू हम जो जानते हैं वो हम साइंस बोलते हैं। कि हमने जाना, कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, है ना। दैट्स व्हाट। आसमान में बिजली चमक रही है तो एक ओल्डन टाइम्स हम नहीं जानते थे क्यों चमक रही है, लेकिन आज उसका हमने रीजन जान लिया। तो जैसे ही हम उसकी आत्मा में जाते हैं, आर्ट का मतलब बाहरी रूप हो गया और साइंस का मतलब उसका अंदर का रूप। तो उस रूप से कहा जाए तो जो आपने बात कही है कि रॉबिन हुड वाली, तो रॉबिन हुड का मीनिंग हुआ कि पॉजिटिव क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी। और जो वो लूट रहा है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी दैट इज कॉल्ड नेगेटिव क्वालिटी। हाँ जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कहिए। आपके मैं भट्ट जी को, बगुड़ा जी को कुछ कहना चाहता था। बगुड़ा जी ने जो प्रश्न आपसे पूछा उसको साहिर साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया है। वो अफसाना जिसे अनजान तक ले जाना वो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। तो वो छोड़ना अच्छा और छोड़ दीजिए उसको। हाँ कहिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। ब्रह्मांड इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। यस, एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी सर। परफेक्शन नहीं है धरती पे सर, परफेक्शन तो वही है फिर बियॉन्ड स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअलिटी में ही परफेक्शन है, धरती पे नहीं है। धरती पे तो हम जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं जब तक हम जिंदा हैं, आंसर नहीं है परफेक्ट। जी, आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ सर, बहुत शानदार आपका अनुभव है, बड़े दार्शनिक इंसान आप लग रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको देख पा रहा हूँ, जो अपीयरेंस आपका देख रहा हूँ, वो तो हीरो वाला है फिल्मों के, और आप बात कर रहे हैं दार्शनिकों के जैसी। ये कैसे, ये क्या मामला है सर? सर जैसे फूल होता है ना गुलाब का या किसी भी चीज का, जी तो एक उसकी खूबसूरती होती है बाहर से, लेकिन यदि उसकी खुशबू भी आने लगती है सर, तो दार्शनिकता जिसको आप बोल रहे हैं ना, फिलोसफी। जी तो फिलोसफी का मतलब क्या है कि एक होता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है लाइफ के अंदर, और एक होता है कि रियलिटी क्या है लाइफ के अंदर। अच्छा, एटीट्यूड कहाँ से डेवलप होता है? एटीट्यूड डेवलप होता है हमारा ट्रेनिंग से लाइफ में। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है उसको कोई भाषा नहीं आती सर, कोई भाषा नहीं आती, लेकिन उसको रोना आता है। जब उसको भूख लगती है रोना आता है, दैट इज यूनिवर्सल। लेकिन जब उसको हम वो तमिल में पैदा हुआ, तमिलनाडु में, तो तमिल भाषा सीख जाता है। वो इंग्लैंड में पैदा हुआ तो अंग्रेजी सीख जाता है, गढ़वाल में पैदा तो गढ़ बोलने लगन, है ना। तो भाषा जो है उसका बाहरी रूप है, लेकिन मेन चीज उसकी भावनाएं। तो सर जब भावनाएं जब पकड़ लेते हैं हम, तो हम कहते हैं कि फिलोसफिकल हो गया। एक्चुअली व्हेन यू आर ट्रू 100%, यू आर रियली दार्शनिक। आप फिर देखते हैं फिर, और आंख से जो दिखता है वो एक चमत्कार होना शुरू हो जाता है। फिर बोलने से बवाल हो जाता है, लेकिन बिना बोले रहा भी नहीं जाता। पूरा संसार चल रहा है बोलने से, पूरी मीडिया चल अच्छा, रही है, आप बहुत युवावस्था में, आप मुझे लगता है कि काफी युवावस्था में मुंबई को प्रस्थान कर गए होंगे। हाँ जी सर। किस उम्र व्हेन में आई आप वाज मुंबई के मैरिड, लिए निकल गए? वेरी न्यूली। मैंने बीएससी अच्छा किया था उस समय, मैं 22, 25, 26 के टाइम में गया था सर। अच्छा। मतलब मैंने तो मानी नहीं मुझे फिर किसी की, मेरे को जाना था तो जाना था। सर आप हीरो बनने गए थे, सिंगर बनने गए थे, गायक बनने गए थे, डायरेक्टर बनने गए थे, या राइटर बनने गए थे? हाँ सर, इन द वेरी बिगिनिंग क्या हुआ कि जब शुरुआत थी मेरी, तो मेरे मन में हीरो की चाह थी, एक्टिंग की, इन द जी वेरी बिगिनिंग, जब मैं छोटा था। लेकिन हुआ क्या सर कि 90 के टाइम में, 80 के टाइम में मेरे को चश्मा लग गया। उस समय की बात कर रहा हूँ, आज कुछ नहीं है। आज जी तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, कॉन्टेक्ट लेंस। तो जब मेरे को चश्मा लगा, मैंने कहा यार हीरो तो चश्मा नहीं लगाते। तो मेरा दिल टूटा, आई वाज शटर्ड कंप्लीटली अबाउट दैट।
लेकिन हुआ ये, जैसे ही मैंने चश्मा लगाना शुरू किया, मेरे चेहरे पे चश्मा शूट किया, तो मेरे फ्रेंड्स ने भी लगाना शुरू कर दिया। स्टील के फ्रेम चला करते थे उस समय, तो उन्होंने भी चश्मा लगाना शुरू कर दिया। चश्मे का दौर चल गया धीरे धीरे से चीजों का। तो उस समय तक मैंने सोचा मुझे संगीत, क्योंकि संगीत और एक्टिंग दोनों मेरे साथ थी, तो मैंने फिर ऑप्ट किया। जैसा होता है ना कि स्टेपनी रखते हैं हम, स्कूटर में पहले स्टेपनी हुआ करती थी, आजकल तो नहीं है। तो मैंने सोचा मेरे को संगीत में भी जाना है। तो मैं जब बॉम्बे गया तो वहां पे जहाँ ये मुझे एक्टिंग में ही चांस मिलने शुरू हो गए। वो मेरे को चॉइस नहीं थी एक्टिंग की एक्चुअली उस समय में। तो बाद में मैंने सोचा कि मुझे एक्टिंग ही चूज कर लेनी चाहिए थी, बट आई वॉज सो डाइंग फॉर द म्यूजिक। लेकिन मेरी जो पूरा इंटरेस्ट था वो था कि मुझे म्यूजिक में जाना है, म्यूजिक में जाना है, म्यूजिक में जाना है। तो जैसा आपने बोला कि लुक वाइज, तो मुझे चांसेस मिले हैं नाटक के अंदर या किसी जाता था। तो मेरे को, मैं जाता सिंपली था, वो मुझे खुद ही ऑडिशन के अंदर मुझे ऑप्ट कर लेते थे कि आप हम ये रोल दें। तो आई डिड दैट लकीली। वो मेरी चीजें मैंने की हुई। तो मुंबई में आपने से टाइम हो रहा है क्या? एक्टिंग कहाँ की मुंबई में? एक्चुअली मुंबई में मेरे एक एडिटर थे, योगेश पाठक जी, एक्सपायर हो गए वो। तो उस समय वो छोटे छोटे नाटक, उस समय शुरुआत थी उस समय की, तो उसमें की थी मैंने, नाटकों में थोड़ा सा रोल उन्होंने किया था। ये लाइन बड़ी एक्चुअली इनकैलकुलेटिव है सर। जैसे एक नेता बनने के लिए आप इलेक्शन लड़ते रहो, जरूरी नहीं कि आप जीतेंगे। इन द सेम वे फिल्मी लाइन भी इसी तरह की है, कैलकुलेटिव नहीं है। ये जुआ की तरह है, यदि जीत गया तो जीत गया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो टीवी का प्रोग्राम भी बनाया गया था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और किए थे मैंने काफी सारे उस समय चीजों के, छोटे छोटे चीजें की थी मैंने, थिएटर में भी किया था चीजों को। लेकिन फिर उसके बाद एक्चुअली कि फैमिली, जब मेरी शादी हो चुकी थी, एक्चुअली मेरे फादर ने कहा इसकी शादी कर दो, गले में क्या बोलते हैं वो बैल के, वो डाल दो चीजों, घंटी बांध। तो मैंने कहा चलो कोई घंटी बांध दो। हाँ। तो उस समय, आज से एक्चुअली क्या है ना कि उस समय जो 20-30 साल पहले की सोच थी वो अलग टाइप की थी। आज तो इतने प्रोग्राम है टेलीविजन के अंदर, मतलब मैं देखता हूँ बच्चों को ऑलरेडी जैसे इंडियन आइडल के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए तैयार करने के लिए लोग ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं। इनको संगीत सिखाओ, इनको गिटार बजाना सिखाओ, ये सिखाओ वो सिखाओ। उस समय तो यदि गिटार विटार यदि हारमोनियम रखे होते तो घर वाले कहते थे कि इसको फेंको बाहर निकालो। तो दैट वाज द टाइम एक्चुअली बिफोर 30 इयर्स। तो उस अपोजिशन वाले टाइम में आई वेंट टू द बॉम्बे एंड आई जस्ट डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, और मैंने सीखा एंड मैंने स्टारडम वो जिया हुआ है सर। लाइफ में स्टेज प्रोग्राम किए हुए हैं, बड़े मजे में मैंने उस लाइफ को जिया दिया। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट दैट। बट ये कि जब बच्चे हो गए मेरे, तो फिर मैं धीरे धीरे मैंने फिर डिसीजन लिया। मैंने कहा मैं इनकैलकुलेटिव लाइफ कब तक जीऊंगा, तो आई केम बैक फ्रॉम। अभी भी मेरे को कॉल आती है, बट आई डोंट गो देयर नाउ। अब मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कहा ठीक है, मेरे बच्चे भी बड़े बड़े, मेरी लड़की बीएड कर रही, लड़का मेरा BCA कर रहा है। तो अभी तो आप ही यंग लग रहे हैं सर, BSc BEd करने वाले। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज को। एक्चुअली मेरी एज भी 49-48 हो चुकी है। जी, फिटनेस बहुत अच्छी है आपकी, बधाई आपको। बस वही म्यूजिकल सब मेडिटेशन है एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। अच्छा, आपने मुंबई में संगीत में भी कुछ काम किया, कहीं गाया भी कहीं? हाँ, संगीत में स्टेज प्रोग्राम हुआ करते थे। जब ये उस जमाने का दौर है जब गुलशन कुमार हुआ करते थे, कुमार शानू, सोनू निगम। तो आई शेयर्ड द स्टेज विद देम। मैं उनके साथ स्टेज पे 7 प्रोग्राम किया, दिल्ली में भी प्रोग्राम किए हुए। और अच्छा, रहा है मतलब उस समय का, मैंने बोला ना मैं स्टार्टअप उस तरह का जिया हुआ है पूरा लाइफ। इन सबके साथ आपने प्रोग्राम किया? तो कौन आपको सबसे ज्यादा प्रभावित, किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया इनमें से आपको? सर जो सोनू निगम है वो मेरे साथ का था बिल्कुल। अच्छा। तो लेकिन वो दिल्ली में रहा करता था उस समय, और उसने स्टेज प्रोग्राम वहाँ पे किए हुए थे। मैं जो धामपुर से तब मैं दिल्ली उस वक्त गया था, तो वो बॉम्बे जा चुका था। तो थोड़ा बैक, उस समय गुलशन कुमार हुआ करते थे जो एक्सपायर हो गए थे, जिनकी मर्डर हो गया था। जी। तो उनसे मेरी मीटिंग थी, मैं T सीरीज में जा रखा था, और उनसे मेरी मीटिंग भी फिक्स हुई थी। लेकिन अनलकीली कि उस समय उनका मर्डर हो गया था, वो जो भी चीजें चल रही थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है चीजें, बट देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि देखो ऐसा ना सर कि एक होता है कि पॉपुलर होना लाइफ के अंदर, और एक होता है टैलेंटेड होना। तो पॉपुलर तो पॉपुलेशन से होता है आदमी, है ना। और पॉपुलर कभी कभी ऐसी चीज भी हो जाती है जो कि नहीं होती उस तरह की, ये एक राजनीतियां अलग हो जाती हैं चीजों की लाइफ के अंदर। लेकिन जो हीरा है, जो कहीं भी पड़ा है, हीरा हीरा होता है सर। तो यदि आप अपनी आनंद में मस्त हैं, आप अपनी, यदि कोई किससे पूछे कि आपको नींद आई, आप बोलेंगे हाँ नींद आई। कैसी नींद आई? बड़ी गहरी नींद आई। वो कितनी गहरी नींद आई आप नाप नहीं सकते।
है ना। कोई बोला आपको तो नींद ये आएगी, बहुत नींद है, कैसी बड़ी मीठी है कि बड़ी मीठी ये नींद बहुत आएगी, बहुत कितनी मजेदार मीठी नींद बात, आई आप नहीं बता सकते। ये बहुत मजेदार बात आपने कही सर। और आपकी बात को सहमति देते हुए हमारे जो नियमित दर्शक है राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, वो कह रहे हैं कि सिनेमाई लुक बरकरार है, स्मार्ट और चार्मिंग दिख रहे हैं आप अभी भी। कमेंट स्क्रीन पर है। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, तो लविंग कितने पीपल साल यू तक आर। मुंबई में रहे सर आप? कितने साल रहे मुंबई? सर मैं, हाँ मैं वहां पे रहा 2 साल तक। अच्छा, दो 2 साल आप रहे। मेडिकल लाइन में भी था ना, मेडिकल में थी, मैं बीएससी किया था उस वक्त में। तो जी। बीएससी करने के बाद मैं प्रोडक्शन लाइन के अंदर भी रहा, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी रहा, और अच्छा। मार्केटिंग अंदर लाइन में भी रहा, दोनों। तो उन दोनों जी। लाइन में मेरे को सफलता बड़ी मुश्किल रही, लेकिन वही वाला संगीत का अच्छा था मेरे को, तो मैंने क्या नहीं, मुझे लाइन में रहना है। जी। तो आई वाज अर्निंग गुड मनी देयर, एक्चुअली आई वाज अर्निंग वेरी हेल्दी मनी देयर। तो माय फादर वाज तो स्कॉल्डिंग आप, मी कि छोड़ क्यों रहे हो इस चीजों को, जी तो पर मैंने बबुआ क्या जी नहीं कुछ लगता। पूछना चाह रहे हैं आपसे? जी बबुआ। हाँ जी सर, हाँ, हाँ जी किशन सर, भाई आपने, पूछे पूछे सर। अब पूछ नहीं रहा हूँ मैं, आगे बात को, आगे चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। आपने मेडिटेशन हाँ की जी, बात की, आपने संगीत की बात की, और आप अच्छा भी गाते, बहुत सुंदर गाते हैं। तो एक ऐसा गीत हो जाए जिससे हम सब ध्यान मग्न हो जाएं। अच्छा। अब ये बताइए सर आपकी, एक आप फरमाइश, पुराना गीत एक सुनेंगे एक फरमाइश आ रही है सर बार बार। या सरगोन जी गीत एक का फरमाइश मेरे, आ रही है मतलब बार मैंने बार। पुराने गीत, मेरे को किसी मेलोडी जो है पुराने गीतों में बड़ी अच्छी लगी। सर एक फरमाइश आ तो रही है बार बार, पुकारता चला हूँ सर मैं। हमारे, आपके मित्र हैं विजय रावत जी, विनय रावत जी, वो 2 बार लिख चुके हाँ हैं कमेंट में कि हाँ जी, पुकारता हाँ जी, चला हाँ हूँ जी, मैं गुनगुनाने। तो यही सुना दीजिए सर। अच्छा ठीक है। मैं ट्रैक की आपको दिखाता हूँ, राउंड पर उसको। हेलो, साउंड पहला आप सबको एंड द ब्यूटीफुल सॉन्ग हमारे प्यारे मित्र विनय रावत की, जो कि पीटीआई सॉन्ग और आप सभी आवाज तो आ रही है। चला हूँ मैं गले गले बाहर बसे तुझे बस निगाह चलो गली गली बाहर बस एक तुझे बस निगाह प्यार की पुकारना ये दिल लगी ये शौकिया सलामती, यही तो बात हो रही है काम की, तू ही तो मोड़ के देगा इस तरह, कोई नजर तो हो कि मेरे नाम
आवाज तो ठीक है, तो मुझे लग रहा है गड़बड़ है थोड़ी सी आवाज सिंक्राइज नहीं है। जी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं क्या भगवान जी और जोशी सर? आवाज ठीक नहीं है। भगवान जी आवाज में दिक्कत थी बहुत ज्यादा। आवाज नहीं है सर, ऑडियंस नहीं है। जाइए रोक दीजिए, इसको रोक दीजिए सर। भगवान जी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सर ये सिंक्राइज नहीं थी आवाज। हाँ वो आवाज में दिक्कत है। ये गा नहीं रहे लेकिन फिर भी आवाज आ रही है, पता नहीं क्या मामला है। वहां से गई है। वो सिंक्राइज नहीं था जी, वो गा अभी भी नहीं रहे लेकिन आवाज आ रही है। रिकॉर्डेड है, मुझे लग रहा है प्री रिकॉर्डेड सा कुछ है, या पता नहीं आवाज में दिक्कत है, देर से आ रही है। नहीं वो लिप सिंक्राइजेशन लग रही है। लिप सिंक्राइजेशन इनको बोलोगे बगैर साउंड ब्रेक के गाएंगे, बगैर साउंड ब्रेक बंद करिए सर गाने को। सरगवान जी गाना बंद कर दीजिए पहले। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही थी सर। नहीं मिक्स था, पता नहीं कहाँ का क्या बज रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप बगैर साउंड ट्रैक के गा लीजिए। लेकिन गाने में कई बार ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद रफी गा रहे हैं और आप लिपसिंग कर रहे हैं उसमें, ऐसा कुछ लग रहा था। अब आ रही है? जी आप बोलिए, बगैर उसके गाइए, बगैर ट्रैक के गाइए एक बार। अच्छा इसको जोड़ता रहो। आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। अब आ बहुत रही सर? जी जी हाँ आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ एक बार गाइए, फिर से गाइए एक बार। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही आवाज। अच्छा ठीक ठीक ठीक, मुझे लग रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी भी आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही सर, बोलिए। अब आप गाइए जरा, हेडफोन से गाइए आप, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी उसकी। हेलो आपके उसकी। हाँ जी हाँ बोलिए। वो सर मुझे लग रहा है ब्लूटूथ जो यूज कर रहे थे उसकी बैटरी शायद लो थी या ऐसा कुछ था, तो वो डिस्टर्ब करती है बार बार जब इस तरह का मामला होता है। हाँ आप ठीक है? अब ठीक हाँ है। जी हाँ आप बोलिए। वो ब्लूटूथ सर, ये ठीक है, हेडफोन ठीक है, इससे तो, गाइए। अच्छा तो गाना हमने सर मुझे लगा पीछे से मोहम्मद रफी गा रहे हैं और आप लिपसिंग कर रहे हैं उसमें, फिल्मी हीरो की तरह। दोबारा ट्रैक करूं उसको? जी जी दोबारा ट्रैक चलाता हूं ताकि लगे कोई कि नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। हमारे दर्शकों को आप बताना गैप आ जाएगा तो ठीक है, यदि गैप बने फिर मैं अब अकेला ही गाऊंगा। हाँ मैं हाथ खा तो जहाँ दिक्कत आएगी आप मुझे देखते रहिएगा, मैं हाथ खा लूंगा। अब ठीक है सर? ट्रैक ठीक आ रहा है? हाँ गाइए। हाँ गाइए। हेलो ट्रैक आ रहा है? हाँ बोलिए। जी जी ठीक है सर। अब मुझे लग रहा है कि मेरी साउंड लिपसिंग मैच कर रही है सर। इको मच जा रहा है। इको कम कर।
बाहर का चला हूँ मैं, गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। अब ठीक है सर? ये दिल लगी ये शोरिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, चला गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला आई थिंक अगली सीन में कर रहा था। सुनी मेरी सदा तो किसी यकीन से, घटा करके आ गई जमीन में, रही यही लगन तो है दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, चला गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। Thank you. Thank you. हेलो, वाह क्या बात, मजा आ गया, मजा आ गया, सुंदर, बहुत सुंदर। आपने रफी को लगभग हूबहू कर दिया। सर बट जी अब तो ठीक है, ऋतिक तो हाँ जी, मैं 2 लाइन आपसे वैसे कहना चाहूंगा विदाउट ट्रैक। आपके सर हमारे एक दर्शक हैं अरुण चुग, जो रुद्रपुर में रहते हैं, ये भी टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है। ये कह रहे हैं कि मोहम्मद रफी पार्ट 2 है। अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट, इट्स ग्रेट एक्चुअली यार, क्या नहीं, आप वाकई सर बहुत अच्छे गायक हैं, और जितने कमेंट्स आ रहे हैं, और जो मैं बगुड़ा जी का चेहरे का रिएक्शन, जोशी जी का रिएक्शन देख रहा था, जोशी जी भी अपनी टिप्पणी करने वाले हैं, मैं उनको लाऊंगा स्क्रीन पर, उनको देख के लग रहा था कि वो वाकई जो है आप बहुत कमाल गा रहे हैं। और आपसे सर एक मैं बात जानना चाहता हूँ, एक बड़ा रोचक सवाल है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मैं बगैर नाम लिए शेयर करूंगा, लेकिन आपका जो केस है, आप यहाँ से मुंबई गए, 2 साल रहे, आपने बड़े बड़े लोगों के साथ स्टेज शेयर किया, काम किया, फिर आप किसी वजह से लौट के आके शिक्षक हो गए, और आज आप हमारे शो में हैं। एक केस है सर बिल्कुल इसका उल्टा है। अच्छा, आपका बिल्कुल रिवर्स है, मतलब वो यहाँ पहले शिक्षक थे सरकारी, उत्तराखंड में, हमारे मित्र हैं, उनके साथ हमने काम भी किया काफी। वो फिर कुछ समय बाद सरकारी नौकरी छोड़ के मुंबई चले गए, ठीक है, टीचर थे, टीचिंग की नौकरी छोड़ के मुंबई चले गए, स्टेब्लिश है आज की डेट में, बहुत अच्छे एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। और मैं शो के पहले दिन से उनसे गुजारिश कर रहा था कि साहब आप एक दिन, आप पहले शिक्षक थे, एक दिन हमारे शो में आके हमारे दर्शकों से बातचीत करिए, उनको अपना यहाँ का स्कूल का अनुभव और मुंबई का अनुभव बताइए। तो साहब वो रोज टाले जा रहे हैं, तो अब मैंने कहना बंद कर दिया। मैं 25 एपिसोड तक उनसे अनुरोध करता रहा, लेकिन वो शो में नहीं आया, किसी बहाने से नहीं आ पाए वो, या अपनी व्यस्तता भी हो सकता रही हो, लेकिन 1 घंटा वो निकाल सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। इतना व्यस्त कोई नहीं होता दुनिया में कि 1 घंटा ना निकाल सके।
दो महीने के अंदर मैंने उनके साथ बहुत काम किया। तो क्या मुंबई का पानी ऐसा है सर, ये मामला क्या है? नहीं एक्चुअली क्या है ना सर कि वो जब शिक्षक थे कौन सी एज में थे वो, जब वो टीचर थे? यंग एज में थे सर, एकदम आपकी जैसी एज में। जब आप यंग एज में, जब आप मतलब 20-22-25 साल के होंगे जब शिक्षक। हाँ, तो इसका एक सोशली मैं एक आंसर देना चाहूंगा इसके लिए कि उन्हें पहले जॉब मिल गया शिक्षक होने का जब वो यंग एज में थे। सर मेरी साउंड रिपीट हो रही है? जी बोलिए सर। हाँ, अरे आप क्या मैं कह रहा हूँ कि वो हेलो हाँ बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। हाँ जी मेरी साउंड रिपीट हो रही है सर। नहीं, आपकी आवाज यहाँ साफ आ रही सर, आप बोलते रहिए, आप परेशान मत होइए। कोई दिक्कत होती तो मैं आपको बताऊंगा। हेलो जी सर बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब वो जॉब पे गए, मतलब जब उन्हें शिक्षक होने का जब मेरी साउंड रिपीट हो रही है इंस्टेंटली। आप बोलिए सर, यहाँ आपकी आवाज अच्छी आ रही है, आप बोलते रहिए। अच्छा चलिए ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जब वो जिस समय जॉब की एज थी ना, तो उन्होंने इन द वेरी बिगिनिंग ही गॉट द जॉब, वो शिक्षक बन गए। और मुझे जब जॉब पाना था मैं बम्बई चला गया। तो समझ गया बात को? तो जो इच्छा पेरेंट्स की थी वो मैंने नहीं की, मैंने अपनी इच्छा पूरी की पहले। उन्होंने पेरेंट्स वाली इच्छा पूरी करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी कि यस आई हैव डन द जॉब, कि मैं टीचर बन गया, देखो अब मैं जा रहा हूँ भाई बम्बई, अब मुझे मत रोकना। ठीक है ना? तो उन्होंने वो टेस्ट जो टीचर होने का था वो ले चुके थे। उसके बाद वो बोर्ड होके या जो भी उनको बाद में लगा कि यार ये मेरा टेस्ट नहीं है टीचर होना, तो वहां से वो निकल गए। तो वो प्रूव करके निकल गए एक्चुअली चीजों को, कि एज ए वो गवर्नमेंट टीचर में रहे ना, वो जो आप जिनकी आप बात कर रहे हैं, है ना? तो वो अपनी फैमिली को प्रूव कर गए। ये दिस इज द रियलिटी एक्चुअली, इट्स नॉट द आर्टिस्टिक सेंस ऑफ द थिंग। कि रियलिटी है कि सोसाइटी रियलिटी को चेक करती है, और नेता बनना, अभिनेता बनना ये जुआ है, ये इट्स अ गैम्बल, इट्स अ गैम्बलिंग। मतलब यदि कोई बचपन में बच्चा पैदा हो कि तू क्या बनना चाहता है, वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन करियर क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तो बड़ा अजीब लगेगा। या कोई बच्चा पैदा हो कि तू क्या मैं हीरो बनना चाहता हूँ, तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर। लेकिन कोई बहन मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो लोग कहेंगे वेरी सिंसियर चाइल्ड। ठीक है ना? तो ही हैड प्रूव दैट टाइम कि वो टीचर होने के बाद नहीं, जैसे आज मैं निकल जाऊं तो आज कोई क्वेश्चन नहीं है। वो मेरा सवाल नहीं है सर, मेरा सवाल ये है कि मुंबई के पानी में ऐसा क्या है कि लोग अपने लोगों को हेलो भूल जाते हैं? ये मेरा सवाल, उसके समझे सवाल में। अच्छा, अपने लोगों को भूल जाते हैं? नहीं सर, ये नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जिसको भूलना होता है वो भूल जाता है सर, और जिसको नहीं भूलना होता कभी नहीं भूलता चीजों को। क्योंकि बेल जमीन पे कहीं भी लगी हो, आसमान में कहीं भी चली जाए, जड़ उसकी जमीन से जुड़ी होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि मैं कहीं भी रहा लेकिन मैं अपनी जमीन से जुड़ा रहा चीजों के लिए। लेकिन जिसको बदलना होता है ना, वो मुंबई क्या, वो कोटद्वार जाके भूल जाता है, गढ़वाल से निकलते ही वो देहरादून जाके भूल जाता है। तो जोशी सर कुछ पूछ रहे थे सर आपसे, मैं जोशी सर कुछ कहना चाह रहे थे आपसे। जी हाँ जी, नहीं, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को किशन जी का गाना सुन के लगा कि जो संगीत है वो साधुता में बसता है, और ये बहुत शांत हैं हृदय से, क्योंकि और रस को एंजॉय करते हैं। रस मतलब हम ये कहते हैं ना कि रस क्या है, जीवन का रस क्या है, तो माँ के लिए रस है बच्चे की किलकारी, आसमान के लिए रस है उसका बादल, धरती के लिए रस है उसका उसकी हरियाली। तो वो आप, मुझे लगता है कि आप इतना एंजॉय करते हैं उसको, तो वो आपकी साधुता जो है वो आपको मुंबई में भी आपने मेंटेन की, इसीलिए शायद आप वापस आ पाए। नहीं तो यदि मुंबई के जो भर्दियां भी पूछ रहे थे, तो मुंबई के चक्रव्यूह में यदि आप फंस जाते और अपनी साधुता और शांत हृदय को भूल जाते, तो आप कभी वापस नहीं आ पाते, फिर आप उसी चक्रव्यूह में फंसते चले जाते। आपने बिल्कुल एक लाइन में अपना उत्तर दे दिया मेरे दिल का। क्योंकि जब मैं वहां गया था वाकई ना, तो जो मैं सोच के गया था, मेरे लिए संगीत शायद पॉपुलैरिटी नहीं थी, मेरे लिए संगीत शायद मेडिटेशन ही था जब बचपन में। आप नहीं, वाकई रियली, मतलब आपने ना मेरे को अंदर तक पहचान लिया सर जोशी जी। रियली यू गॉट द ट्रूथ एक्चुअली। आपने एक लाइन में, मैं जब वहां गया तो मैं जिस खुशी की तलाश में गया था कि लोग खुश कहाँ होते हैं,
मैंने वो हर चीज ट्राई की सर, लेकिन जब मैंने देखा वहां भी वही बाजार है, वही राजनीतियां हैं, चीजें, तो मैं नहीं रह पाया वहां पे। आई केम बैक, यू आर राइट। और मैं इस चीज, मैं आज भी जो एंजॉय कर रहा हूँ म्यूजिक को, मैं म्यूजिक को एंजॉय कर रहा हूँ, पॉपुलैरिटी को नहीं। बड़ा फ्रस्ट्रेशन है पॉपुलैरिटी। हाँ जी सर। बहुत सुंदर। किशन जी, जब आपने मुंबई की बात छेड़ी दी है, और मुंबई की बेदिली की बात जो कि फिल्म बाजी का एक बहुत सुंदर गीत है जिसमें देव साहब थे उसमें, और गीता दत्त ने गाया है, ये है बॉम्बे मेरी जान, बेघर को आवारा हाँ, कहते, यहाँ संस्कृत काटे गले हाँ। सबके, कहे इसको बिजनेस। इसकी अगर आपको कुछ लाइनें याद है क्या इस गाने की? ये है बॉम्बे मेरी जान, ए दिल है शायद मुश्किल गीता जीना दत्त ने यहाँ। गाया है, गीता दत्त जी ने गाया है ये। नहीं, मुझे रफी साहब का ही कहते हैं ना, ए दिल है मुश्किल जीना है, जरा हंस के, वो हाँ, बॉम्बे अरे वाला हाँ, गीत। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, इस हाँ, फिल्म में वो, हाँ, ए दिल है मुश्किल हाँ, है जीना यहाँ। हाँ, 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 वो मैं सुना, वो मैं विदाउट ट्रैक सुना देता हूँ आपको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं मोटर, कहीं ट्रामे, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं मोटर, कहीं ट्रामे, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कोई नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सुंदर। सर, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बहुत आपका रियाज बहुत अच्छा है, सुर सदा हुआ आपका। मैं सर अब अपने काम की बात कर लेता हूँ आपसे, इसके बाद हाँ फिर जी। गाना फिर सुनेंगे, क्योंकि लोग गाना सब सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ, और आप तो कॉपी कर देना रहफी साहब को। तो मैं ये नहीं, मैं जानना चाह रहा किशोर हूँ सर, किशोर किशोर आप, आपको किशोर का भी गाना सुनाऊंगा मैं। आप ऐसे, मैं बस दिल से जी गाता हूँ, मुझे सुनिए। नहीं मालूम कहाँ जाती है आवाज। बिल्कुल, क्या जी जी, बात। आप एंकर भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैंने थोड़ा सा आपका यूट्यूब में देखा भी था, और आपके बायोडाटा में भी है। तो सर एज ए एंकर हमको, बहुगुणा जी भी अभी इस कला में पारंगत होना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं वो भी। और अनुभव की मेरे बात बहुत कहूँ तो ही, बहुगुणा जी के पास, जी मैं कुछ दिन इनके जी पास बहुगुणा चले जी, जाता हूँ, मैं जी इनके पास चले जाता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं ये, मैं अच्छा। कुछ दिन इनके जी जी पास चले जी। जाता हूँ। ठीक है। हाँ, तो मैं सलमान जी ये जानना चाहता हूँ कि अच्छे एंकर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर टीचर एंकर, हाँ जी, हर टीचर हाँ, क्लास आता है तो वो एंकर रोल पे होता है। तो ठीक सर। कक्षा में हो, चाहे वो प्रार्थना सभा में हो, चाहे वो 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, बाल दिवस और तमाम तरह के दिवस जो हमें मनाने पड़ते हैं, उन सब में शिक्षक को एंकर के रोल में होना पड़ता है। तो टिप्स मैं चाहूंगा आप हमारे शिक्षकों को दें कि एक अच्छे एंकर को कैसा होना चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। हाँ सर, सबसे पहली बात है कि जब एंकर का जो मीनिंग है, तो जो एंकर वर्ड है इंग्लिश का, एंकर का मतलब होता है हुक, जो जहाज को पकड़ के अपनी तरफ उसको बांध लेता है। लंगर। दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ द एंकर एक्चुअली। तो ये डॉक्टर की तरह है एक्चुअली, टीचर एंकर सब एक ही टाइप है हमारा सोचने का तरीका, कि वी हैव टू डायग्नोसिस एक्चुअली द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड और प्यूपिल। मतलब एक नेता, एक अभिनेता, एक एंकर, उनके अंदर बेसिक जो क्वालिटी वही है कि सामने वाले का जो दिमाग है, जो सामने वाले की थिंकिंग है, उसके माइंड में जाना है हमको, है ना। अब जैसे आप लोग बैठे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे आप सबको देख के आपके अंदर जाना है कि आपके अंदर जो छुपा हुआ तत्व है वो क्या है। बाहर से हमारे रूप अलग अलग हैं, लेकिन अंदर एक तत्व, जैसे अभी जोशी जी ने हमारे जो विशेषज्ञ सर हैं, उन्होंने एकदम से पकड़ ली चीजों को, वो एकदम से अंदर डुबकी ली उन्होंने और निकाल के लेके आ गए कि आप इसलिए लौट के आए वहां पे चीजें। तो एंकर का भी काम वही है कि उसने अपना हुक लेना है, और किस टाइप की जो साइकोलॉजी है, किस टाइप की आत्मा है, किस तरह का मन है, उसको पकड़ना है, वो किस में रमता है। जैसे हम छोटे बच्चे के साथ नहीं करते कि उसको क्या चाहिए, वो रो रहा है, वो जमीन पे गिर गया है तो वो रोने लगता है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा जमीन ने मारा है, तो हम ऐसे ऐसे करके मारते हैं कि अच्छा देखो लेग मैंने भी मार दिया इसको, और बच्चा खुश हो जाता है। तो एक्चुअली बेसिक इमोशन क्या है एंकर का, कि यू हैव टू प्लीज एवरीबडी अराउंड। और प्लीजिंग सेंस जो है वो यूनिवर्सल है चीजों का, कि आप यदि कॉम्प्लीमेंट में है
चीजों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर बात ये हो जाती है कि आनंद की परिभाषा क्या है। एक बच्चा कह रहा है मुझे वीडियो गेम खेलना है, एक डकैत कह रहा है मुझे डकैती डालनी है, अच्छा तो मुझे वो भी लग रहा है। तो देयर इज नो सर्टेन डेफिनेशन ऑफ द आनंद। आनंद जो है वो जब निराकार में, जैसे सर ने भी बोला कि निराकार जब हम पकड़ने लगते हैं तो हम चीजों का एंकर भी करना सीख जाते हैं। यदि आप बल्ब देखेंगे, पंखा देखेंगे, टेलीविजन देखेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो पकड़ जाएंगे। तो दैट इज द मेन थिंग ऑफ द एक्चुअली द एंकरिंग का है, ऐसा मेरे को लगता है। आप सब लोग मेरे से यू नो ऑल इंटेलिजेंट पीपल अराउंड। तो सर एंकरिंग में क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जरूर बताइए। सर एंकरिंग में क्या है कि यदि आप अपने में मस्त होके और अपने में स्वस्थ होके बातें करेंगे और अपने में एंजॉय करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान राम, जितने भी लोग हुए हैं 100% किसी को भी नहीं कर पाए संतुष्ट। तो आप 10%, 5% को छोड़ दीजिए और मेजोरिटी जो आपको खुश होती है एज ए बायोलॉजिकल, एज ए साइकोलॉजिकल, वो हम पकड़ के चलते हैं। मैं जब खड़ा होता हूँ स्टेज के अंदर तो आई डू माई बेस्ट इन ए ब्यूटीफुल वे। आर्ट इज द ब्यूटी एंड साइंस इज द रियलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड सेंसेस। जब चीजें समझ नहीं आती तो वो स्पिरिचुअलिटी की हो जाती है, फिर वो खोज का विषय है। एक्चुअली साइंस और धर्म मेरे हिसाब से दो नहीं है, ये दो परिभाषा शब्द दे दिए इंसानों ने। खोज को, जैसे कल जोशी जी ने बोला था कि अंदर की खोज जब हम करते हैं, अंदर की खोज जब हम करते हैं तो उसको हमने संज्ञा बोला है धर्म, और जब बाहर की खोज करते हैं तो उस संज्ञा को हमने बोला विज्ञान। तो एक क्रियात्मक रूप से कहा जाए वर्ब, जैसे अंग्रेजी में मैं कहूंगा वर्ब क्या है इन दोनों की, तो वर्ब इज सीकिंग, सर्च। तो व्हेन यू आर सर्चिंग, वट एवर यू आर सर्चिंग, भूखा रोटी खोज रहा है, लुटेरा कुछ और खोज रहा है, ये सब खोज रहे हैं चीजों को। तो सर्चिंग इज एक्चुअली द साइंस, द धर्म, इसलिए वो स्वभाव वाली बात आ जाती है। किशन सर, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उसको दार्शनिकता की ओर मोड़ दे रहे हैं। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, सीधा है कि जब आप एंकर कर रहे हैं, जब आप संचालन कर रहे हैं, उसमें क्या नहीं करना है सर? सीधा सीधा जवाब चाहिए, क्या नहीं करना है उसमें? सर एंकर में वही नहीं करना है कि हमारे सामने कौन लोग बैठे हुए हैं, हमारे सामने कौन बैठे हुए हैं। यदि आपने सत्य बोलना है तो बुरा लगेगा सर, तो दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। एंकर को सच नहीं बोलना है। नहीं, एंकर को सच नहीं बोलना है, पहली बात आप ये करें। आपने उसको मीठा कर आपने उसको मीठा कर देना है। जैसे गोली शुगर कोटेड होती है ना, कड़वी गोली नहीं खानी है बस। लोग कहते हैं सच कड़वा होता है, नहीं ऐसा नहीं है, सच तो सच होता है, झूठे लोगों को कड़वा लगता है। दार्शनिकता में चले गए, फिर आप सच झूठ में चले गए। सर मेरा सवाल फिर वही है, मैं भी लगभग आपके बराबर हूँ और सालों से एंकरिंग कर रहा हूँ अलग अलग जगहों पर। मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आप बताएंगे नहीं। आप बताइए क्या नहीं करना चाहिए। आप मैं डिप्लोमेटिक आंसर कर रहा हूँ, आप नहीं छोड़ेंगे मेरे को। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं इनको स्टेट फॉरवर्ड आंसर देता हूँ, फौजी वाला। हाँ जी, एक मिनट में जवाब ले लूँ, बहुगुणा जी का जवाब ले लूँ। जी बताएं सर। हाँ जी, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं करना है मंच पर, स्टेज पर, जब आप माइक हाथ में आपके और हजारों लोग आपके सामने हैं, बच्चे हो या बड़े हो, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरे को क्या लगता है कि जब जैसे हमारे सामने, जैसे आपने बच्चे वाली बात बोली, जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो हमें पता होता है कि उनके साथ हमने किस तरह का व्यवहार करना है। जिस बात पे बच्चा बिगड़ जाएगा, जिस बात पे वो हमको वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो एंकर का मतलब सर क्या है कि जैसे नाव और नदी को, हमने नदी से अपनी नाव को निकाल के ले जाना है स्मूथली, विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी, विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी। मतलब यू हैव टू डू द बेस्ट। कोशिश एक, कभी कभी क्या होगा कि आप हर्ट नहीं भी करना चाहेंगे तब भी हर्ट हो जाएगा सामने वाला। आप बाद में जानेंगे यार मैंने तो हर्ट किया नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, ठीक है ना। तो एंकर का जो होता है कि सबको लेके चलना है, जितने लोग बैठे हुए सर, मान ले 100 हैं, 200 हैं, 400, 500 हैं, आपको सबको लेके चलना है, बिकॉज तुम उनको बांध रहे हो, यू आर बाइंडिंग टुगेदर देम, सूत्रधार, एंकर। तो आपने क्या कोशिश करनी, हमने कोशिश क्या करनी कि हमने उनको बांध के चलना है। लेकिन तो सर वो बांधने के लिए किस तैयारी से जाना चाहिए सर मंच पर? क्या तैयारी करके जाना चाहिए? होमवर्क क्या करके जाना चाहिए? होमवर्क ये करके जाना चाहिए कि हमको वो प्रोग्राम किस लेवल का है, किस चीज के लिए किया गया है, वो रिलेवेंट हो, उसके प्रॉज और कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव, पहले हमको स्टडी कर लेने चाहिए चीजों के, क्योंकि ये भी साइंस है, ये है ना। थ्रू द सेंसेस वी हैव टू नो कि कौन सी चीज पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव है। तो नेगेटिव को मैंने इस तरह से करना है कि वो मैसेज गिविंग हो जाए, वो इंप्रूवमेंट हो जाए, अमेंडमेंट्स हो जाए, इस तरह से उसको कहा जाए। और पॉजिटिव चीज के लिए तो हमको
एक अप्लाउज के साथ, तालियों के साथ, जैसे है ना, हैव ए बिग अप्लाउज फॉर दैट इफ यू आर डूइंग द बेस्ट। जी कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द 60th एपिसोड नाउ टुडे, राइट। तो मतलब एनकरेज भी करना है चीजों को, और जो निगेटिविटी है उसको थोड़ा सा हमने जो है एक अमेंडमेंट्स के रूप में, कि मुझे लगता है कि उसको हम ऐसे करें, है ना। जी तो ये चीज है। बढ़िया सर, आपने काम की बातें तो बताई, लेकिन बहुत सुगर कोटेड बताई। सीधे सीधे बोलने से आप अभी भी बच रहे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, आपको सीधे तो चाहे नेता, अभिनेता, एंकरिंग, कहीं भी आप सीधे बात करेंगे जी तो आप बट पे आएंगे सीधा चीजों को, है ना। तो फिर हमको साधु सन्यासी कबीरदास बनना पड़ेगा, फिर तो सीधा बोलना पड़ेगा, फिर पब्लिक नहीं होगी, जी फिर आप जी। बोलेंगे बस चीजों को, पब्लिक अपने आप पीछे आएगी। चलिए सर, पब्लिक हमारे पीछे आया, सकारात्मक रूप से आया। हम ये उम्मीद करेंगे शो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग आए। हाँ, और आप ये संगीत के आदमी मूलतः, सरिता सागर में बदल रही है। जी, मैं थोड़ा सा आपको दूसरी ओर ले गया था, तो फिर हम वहीं लौटते हैं हाँ जी। संगीत की ओर। सर, आपको बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं और सारे दर्शक इसी का इंतजार करेंगे कि अगला आप क्या गाने वाले हैं। तो आप क्या गाने वाले हैं सर? जो आपका फेवरेट सॉन्ग है वो सुनेंगे हम, जो आपका फेवरेट है। जैसे अभी आपने बोला कि चलो सॉन्ग तो मैं सुनाऊंगा ही, मैं ये चाहता हूँ कि आपने बोला कि एक रियलिस्टिक जो आपने बात कही है ना, तो वो कविताओं के थ्रू हम रियलिस्टिक को कह पाते हैं चीजों, जी पोएम्स के थ्रू। क्योंकि हम जी यदि भाषण में उस बात को कहेंगे तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन एक पोएम एक ऐसी चीज है, मतलब आई थिंक कि बेस्ट मीडियम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, कविता, क्योंकि भाषण में इंटरेक्ट कर सकता है सामने वाला आदमी। तो एक मैंने कविता बनाई थी लेयर्स ऑफ रियलिटी के ऊपर, यदि आप मुझे अनुमति दें। हेलो हेलो। हाँ, आप सुनाइए सर, सुनाइए, आप सुनाइए, हम सुन रहे हैं आपको, आप सुनाइए। हाँ, तो जी आपने जो बात कही उसका मैं उत्तर इस तरह से दे पाऊंगा। एंकरिंग के थ्रू तो जी वो एक अलग फील्ड हो गया, लेकिन कवि के रूप में, एक जी, पोएम के रूप में मैं आपको वो बोल पाऊंगा चीजों को। तो मैंने एक स्वागत है सर, क्वेश्चन स्वागत। मेरे दिमाग में एक मेरे क्वेश्चन दिमाग में जागा, एक पोएम, जी क्योंकि पोएम को गाएं तो गीत बन जाता है, और उसको पढ़ते हैं तो वो कविताएं बन जाती हैं। तो मेरे दिमाग जी में क्वेश्चन जागा कि कौन है भ्रष्टाचारी, क्योंकि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। तो एक क्वेश्चन जी जागा मेरे दिमाग में कि कौन है भ्रष्टाचारी। तो इसका एक पोएम के अंदर सीधा जवाब आया कि कौन है भ्रष्टाचारी, कि जनता कहती है हर विभाग का कर्मचारी है भ्रष्टाचारी। जनता कहती है कि हर विभाग का कर्मचारी है भ्रष्टाचारी, रिश्वत दिए बिना कोई बात नहीं बनती हमारी। जनता कहती है कि हर विभाग का कर्मचारी है भ्रष्टाचारी, रिश्वत दिए बिना कोई बात नहीं बनती हमारी। कर्मचारी कहता है कि नाव सुनाओ हमें भ्रष्टाचारी का किस्सा। कर्मचारी कहता है ना सुनाओ हमें भ्रष्टाचारी का किस्सा, ऊपर अधिकारियों को भी जाता है इसमें से हिस्सा। ना सुनाओ हमें भ्रष्टाचारी का किस्सा, ऊपर अधिकारियों को भी जाता है इसमें से हिस्सा। अधिकारी कहता है अरे भाई हमारा नहीं होता, हमारा नहीं होता भ्रष्टाचारी स्वभाव। बड़े प्यार से बोलेगा कि हमारा नहीं होता भ्रष्टाचारी स्वभाव, मगर करे क्या, ऊपर से आ जाता है राजनीतिक दबाव। हमारा नहीं होता भ्रष्टाचारी स्वभाव, मगर करे क्या, ऊपर से आ जाता है राजनीतिक दबाव। राजनेता कहता है ना थोपो हम पर गलतियां सारी। राजनेता कहता है ना थोपो हम पर गलतियां सारी, जनता की मर्जी के बिना क्या औकात थी हमारी। बहुत बढ़िया। राजनेता कहता है कि ना थोपो हम पर गलतियां सारी, क्योंकि जनता क्या करती है, अरे वो नेता खराब फिर वे थे, अमल वोट जाए खराब, बेकार आदमी है वो, मतलब दोषारोपण चल रहा है। बट आई एम जस्ट सीइंग द लेयर ऑफ रियलिटी, जो आपने अभी बात कही है, इट्स बिसाइड एंकर। अब मैं एंकर की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि राजनेता कहता है ना थोपो हम पर गलतियां सारी, जनता की मर्जी के बिना क्या औकात थी हमारी। मगर इन्होंने हमें मुफ्त में नेता नहीं बनाया, मगर इन्होंने हमें मुफ्त में नेता नहीं बनाया, अपने हिस्से का तो सबसे पहले खाया पिया और पचाया। अपना वोट नीलाम कर, अपना वोट नीलाम कर खुद कदम उठाया भ्रष्टाचार का। मतलब जनता, हम क्या होता है आपको पता ही है इलेक्शन के टाइम में, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए है, तो अपना वोट नीलाम कर खुद कदम उठाया भ्रष्टाचार का, और अब कहते हो सारा दोष है नेता का, सरकार का। अरे भाई जरा अपने अंतर चक्षुओं को खोलो, अरे भाई अपने जरा अंतर चक्षुओं खोलो। भ्रष्टाचार शुरू किसने किया, सोचो समझो फिर बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है एंकरिंग। तो आपने सब बोल दिया और कुछ नहीं बोला। हाँ, है ना। मतलब द हैंगिंग द क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना, बायोलॉजिकली एवरीबडी हैज द ब्रेन, हमारे सबके पास ब्रेन है,
खुशबू और बदबू किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, हमारी नाक अपने आप पहचान लेती। क्या समझाएं है इन्हीं बोले जान की भाई मैं नहीं पता मैं नया आदमी छो है ना, सब समझ में आया था चीजें। चलिए सर, दिस इज अब आर्ट। एक गाना आ गया सर। सरजवान जी, अब एक आपका फेवरेट सॉन्ग हो जाए, जो आपका फेवरेट है वो सुनते हैं। देखिए मैं आपको बताइए कि रफी साहब का सुनाऊं, किशोर जी का सुनाऊं? एक चिंगारी कोई भड़के का जो एक गीत आपका है। फेवरेट है, जो आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है गाने में सर, जिसमें आपको मोक्ष मिलता है, वो सुनाइए। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भगवान जी, इसके बाद आपकी हाँ जी फरमाइश सर। लेंगे, पहले उनका पसंदीदा सुनते हैं। उसी फिल्म का है जिसका इसके बाद जिसमें भगवान जी चिंगारी है। चलिए मैं ये चिंगारी कोई भड़के मेरे पास ट्रैक है, मैं उसको गाता हूँ आपके लिए। जी। आखिर ऑन कर दो। कोई भड़के चिंगारी कोई भड़के उसे बुझाए सावन जो सजन लगाए बुझाए से कौन बुझाए पतझड़ जो बाग उजाए वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लहरों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई चीज मन एक लगाए तो तुझिया बहराए, मन में हम लगाए कौन जाए। थैंक यू। हेलो, हाँ जी सर। जी, अब क्या कहें सर, आपने सब गा के कह दिया, हमारे पास तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ जी सर। इसमें एक पंचम दा ने बहुत क्रिएटिविटी दिखाई थी इसमें, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब संगीत इस गाने की रिहर्सल हो रही थी तो 750 म्यूजिशियंस जो बैठे हुए थे, उसमें से इनके एक संगीतकार ने गिटार को कुछ उल्टा बजा दिया था और सारे के सारे संगीतकार उस पर हंसे थे, सिर्फ पंचम दा को छोड़ के। और सिर्फ पंचम दा ने उस ट्यून को, उस सुर को, जब ये गाना शुरू होता है जो बजता है ना नदी का संगीत, उसमें यूज किया है। तो संगीतकार जो होता है ना, वो अल्लाह मियां की
हाँ अल्लाह मियां की देन है आप हमारे संसार को। सर पता है बहुत संगीत सही। जो परिभाषा निकल जी जी। चांदनी बोलिए। रात में हावड़ा मुझे ब्रिज क्या में लगता है ना कि जो के हाथ में गाना है बहुत बढ़िया, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, अमर प्रेम फिल्म। हाँ 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 जी। आप कुछ कह रहे थे किशन जी? हम्म। हाँ मैं कह रहा था जो संगीत का जो आपने शब्द बोला ना, जी लोग कहते हैं ना संगीत का क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब है। तो यदि शब्दों को तोड़ के देखें तो संग गीत, हाँ संग संगीत। गुनगुनाना। लेकिन जब हम सोचते हैं ना कि किसके संग गुनगुनाना, किसके संग, कोई कहता है बांसुरी के संग, कोई कहता है हारमोनियम के संग, कोई कहता है गिटार के संग, कोई कहता है एक्चुअली ये अपने संग गुनगुनाने का है। अपने संग दिल के बात है, बिल्कुल सही। हाँ जो अभी आपने बोला ना कि उन्होंने गिटार उल्टा बजा दिया, सब हंसे, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। क्यों सब इसलिए हंसे? क्योंकि वो गिटार के संग थे। हाँ लेकिन जब अंदर से खोजा गया तो वहां से सुर निकल के आ गया, क्योंकि इंसान की आत्मा बेसुरी है ही नहीं। दूसरी, वाह क्या ये बात। सिर्फ ये बेसुरा यहाँ बाहर से बन जाता है चीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत सही। तो संगीत का मतलब है अंदर के संग हो जाना। सरगवान जी, हम भी आपके संग संग चल रहे हैं, आपके संगीत के और आपके दोनों के साथ चल रहे हैं लगातार सुबह से, पिछले 1 हाँ घंटे जी से। सर। अब हाँ जी मैं सर। थोड़ा सा ट्रैक फिर चेंज करता हूँ सर, आपको उस तरफ ले जाता हूँ जो आपने काफी समय तक किया है, थिएटर जिसे आप कहते हैं, रंगमंच। हाँ तो जी रंगमंच में सर कैसा अनुभव रहा? कौन कौन से आपने नाटक किए प्रमुखतः, कौन कौन सी भूमिकाएं की उनमें? सर बहुत पुरानी बात हो गई। सबसे पहले जब मैंने बीएससी किया था 92 के टाइम में, जी तो एक टीम आई थी थिएटर की। योगेश पाठक जी बॉम्बे से थे वो, अब वो जी एक्सपायर हो गए। वो तो वो लोग ऑडिशन करने के लिए आए थे, पहला नाटक उन्होंने करने के लिए, गधे की बारात कॉमेडी था। जी तो उसमें क्या हुआ कि जब हमारा ऑडिशन लिया गया, जो भी ट्रेनिंग थी हमारी, 1 डेढ़ महीने की वर्कशॉप बोलते हैं थिएटर के अंदर उसको। जी तो वर्कशॉप हमारी ली गई, तो उसमें रोल दिए जाते हैं सबको, ऑडिशन सबकी बातचीत करते हुए कि किस तरह से कौन बात करता है, कैसा दिखता है। एक एक कास्टिंग हो जाती है उसकी चीज़ों की। जैसे मैंने फिल्म बनाई तो मैंने देख के पता लग जाता है कि कौन आदमी कैसे बोल सकता है, उसकी रेंज क्या है, उसी हिसाब से रोल एडजस्ट हो बिल्कुल। जाते हैं दिमाग के अंदर। तो ऐसी जी जो है, जो वो गधे की बारात एक कॉमेडी था नाटक। अब मुझे याद नहीं है कुछ भी उसके बारे में, लेकिन बहुत पुरानी बात हुई। लेकिन मैं उसका एक किस्सा सुना रहा हूँ कि मुझे रोल कैसे मिला। जी तो उसमें मुझे कृष्ण का रोल दिया गया था, छोटा सा रोल था 5 मिनट का, जब बिगिनिंग थी। तो लेकिन जब रिहर्सल चलने लगी तो वहां पे सारे लोग जितने भी टीम के थे, थिएटर के जो आर्टिस्ट थे, वो सारे बैठ के और रिहर्सल चली थी, और जो डायरेक्टर थे हमारे वो रिहर्सल करा रहे थे। तो उसमें जो लीड कैरेक्टर था वो कॉमेडी का वो सीन करनी, मतलब जो उसको सीन दिया जा रहा था बार बार नहीं कर पा रहा था, बार बार नहीं कर पा रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा सर मैं करके दिखाऊं इसको। तो क्या, अच्छा दिखा दो। बस वो मैंने सीन किया और वो मेन लीड रोल मेरे को मिल गया वहाँ पे। मतलब चमत्कार की बढ़िया। तरह रहा चीजों को। जी तो मैंने बिल्कुल खो गया उसको, जी किया उन्होंने, क्या तुम ही करोगे इसको। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई इस समय एक्टिंग की। तब तक मैं इतना एक्टिंग का दिमाग नहीं था, ऑडिशन लिया गया चीज़ों को। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत शो किए वो, बार बार जहाँ भी गए चीज़ों के। और फिर और भी जो नाटक आते रहे बाद में, वो भी चलते रहे उनके अंदर। कौन कौन से किए सर? एक सैया भाई कोतवाल था उस समय, थिएटर वाले नाटक जो किताबों पे होते हैं, और उसमें एक एक, एक लिखा गया था एक नाटक। प्रदीप गुप्ता जी थे जिन्होंने वो शेखर, वो जो फुल्लन देवी फिल्म नहीं आई थी पहले, बैंडिट जी जी क्वीन, उसमें भी बैंडिट उन्होंने क्वीन। रोल किया था। हाँ तो उसमें प्रदीप गुप्ता थे, उन्होंने डायरेक्ट किया था वो आके वहां पे। तो उसमें भी उन्होंने फिर मेरे को एक रोल दिया था, तब भी वो मेरे को लीड रोल दिया गया था, लेकिन वो अपोजिशन, मतलब वो ठाकुर के लड़के का सीन दिया गया था, गाँव में जो गुंडागर्दी करता है, उस टाइप का सीन मेरे को मेन दिया गया था उसके अंदर। बैंडिट क्वीन में तो सर नैनीताल के हीरो, निर्मल पांडे मेन रोल में थे। हाँ वो भी निर्मल पांडे थे नैनीताल के, और उसमें जो थे विक्रम एक वो मल्ला। थे प्रदीप गुप्ता। हाँ प्रदीप जी गुप्ता जी भी थे उसके अंदर। हाँ जी जी तो थी टीम, वो सब वो क्लासिकल टाइप की फिल्म बनाने वाले लोग थे। तो जी। किया, तो और बहरहाल कौन कौन से एक्टिंग मेरा नाटक रहे फर्स्ट। सर? उसके अलावा एक दूरदर्शन के लिए भी नाटक तैयार किया गया था, ओजा बाबा का, इस तरह से कुछ, वो मैसेज गिविंग प्रोग्राम था। वो भी मेरा फ्रेंड एक पवन, उसने डायरेक्ट किया था। तो उसमें मेरे को टीचर की भूमिका दी गई थी, मतलब कि समझाने वाली किस तरह की वो जो।
रूढ़िवादिताएं हैं जो भी चीज। मैं पहले सर स्टेज शोज के बारे में जानना चाह रहा हूँ, जो प्रोसिनियम थिएटर जिसे हम कहते हैं, मैं उसके बारे में पहले जानना चाहता हूँ। वो कौन कौन से? हाँ, तो इससे शो में मैंने एक तो सैया भाई कोतवाल में था, और एक वो नटूरा करके था, उसमें मेरे को रोल दिया गया था, नेगेटिव रोल था उसके अंदर, और एक गधे की बारात थी। फिर उसके बाद मैं फिर म्यूजिक लाइन में चला गया, फिर मैं दिल्ली चला गया स्टेज पर। फिर मैं एक्टिंग लाइन एक्चुअली मैं छोड़ दी, फिर म्यूजिक में स्टेज शो में ज्यादा बिजी हो गया था, वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था। लेकिन बाई चांस हुआ ये करता था कि मुझे एक्टिंग में रोल मिलते थे, पहले होता ये था। मैं संगीत में जाना चाहता था, लेकिन लोग स्कूल में जब आप पढ़ाते हैं सर, तो क्या, क्योंकि अंग्रेजी में तो नाटक भी होंगे आपके सिलेबस में, तो आप उनको मंचन भी करवाते हैं बच्चों से? आप इंग्लिश के टीचर हैं ना? हाँ, मैं उनसे पढ़वाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं सारी जितनी भी अपनी एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के, सो आई यूज ऑल द एक्सपीरियंस इनटू माय टीचिंग। तो अब एक टीचर एक एक्टर भी है, सीधी सी बात है। बिल्कुल। हम लोग उस पार्ट को पढ़ते पढ़ते सारे रोल अदा करते हैं उसके अंदर, कभी गा भी देते हैं, कभी कॉमेडी भी कर देते हैं, जिस तरह का भी रोल हमको लगता है ना। तो एक्सट्री कैरिकुलर एक्टिविटीज में वो चीजें आ जाया करती हैं चीजों के। तो अपना अपना तरीका है, सबके अपने अपने व्यक्तित्व है पढ़ाने के, सब गुरु लोगों के अपने अपने तरीके हैं, है ना। कईयों को सीरियस होकर पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं हाँ, कला का क्षेत्र आपका, संगीत का और नाटकों का, रंगमंच का, ये टीचिंग में कितना काम आता है? किस तरह से काम आता है सर आपके? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब आई एंजॉय माई टीचिंग कंप्लीटली। मतलब मेरे लिए जब मैं टीचिंग लाइव करता हूँ, अभी भी मैं जैसे क्लासेस चला रहा हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे मैंने अपने क्लासेस बनाई हुई हैं, तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट कि उसको आर्टिस्टिकली कैसे तैयार करना चाहिए, मतलब कन्विंसिंग हो। जो आर्टिस्ट होता है, जैसे अभी आप प्रोग्राम को एंकर कर रहे हैं, तो आपका जो ध्येय है पूरा कि कैसे कन्विंस हो मेरे सामने वाला आदमी, कैसे समझे पूरी बात। तो टीचर का ये बेसिक फीलिंग होता है कि मेरा बच्चा कैसे समझे और मैं बच्चे को कैसे समझूं, ठीक है ना। तो वी डू द बेस्ट, मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इंग्लिश में डू द बेस्ट, कि हम अपनी तरफ से कितना बेस्ट कर सकते हैं जो मेरे पास है, चाहे मेरी आवाज हो, चाहे मेरा संगीत हो, चाहे जो भी हो, व्हाटएवर आई हैव। तो उसके द्वारा जो भी मैं कर सकता हूँ, चाहे वो आर्ट के थ्रू हो, चाहे वो लिखने के थ्रू हो, चाहे पेंटिंग के थ्रू हो, क्योंकि हजार माध्यम है सिखाने के। लैंग्वेज तो एक बहुत छोटी सी चीज है। बहुत सारे सवाल और कमेंट्स आ रहे हैं सर लाइव हमारे सामने, लेकिन एक हमारे कश्मीर के नियमित दर्शक हैं जावेद इकबाल बाणी, वो पूछ रहे हैं, माय क्वेश्चन इज व्हाई फीलिंग्स, थिंकिंग एंड बिहेवियर ऑफ आर्टिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अच्छा। एक्चुअली आर्टिस्ट जो है, आर्ट का मतलब सर क्या है कि रूप, बाहर का रूप जो चीजों को प्रेजेंट करता है बाहर, और आर्टिस्ट के अंदर थी ब्यूटी। एक तो कुछ भी प्रेजेंट कर दीजिए आप, लेकिन आर्टिस्ट क्या होगा, चीजों को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना चाहेगा। चाहे वो उसका घर का फर्नीचर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल कूड़ा भी हो, तो वो उसको भी सिस्टमैटिकली रखने की कोशिश करेगा। तो आर्टिस्टिक सेंस में ब्यूटी, और साइंस जो है वो रियलिटी है। जो थिंकिंग है, थिंकिंग माइंड से क्रिएट होती है, साइंस से क्रिएट होती है। साइंस मैंने सेंस। तो जब हम सेंस में हाँ जी सर, सेंस में चलेंगे, हाँ, तो जब हम सेंस में चलेंगे तो हम रियलिटी खोजेंगे सर। मतलब रियलिटी खोजेंगे तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि ब्यूटी भी मिले, सुंदरता भी मिले। तो जब रियलिटी खोजने में चलेंगे तो चीजें बड़े विभत्स रूप में मिल जाएंगी, आप खूबसूरत नहीं होंगी उतनी। लेकिन आर्टिस्ट क्या करेगा, उस विवश को भी सुंदर बनाने की कोशिश करेगा, उसको ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ब्यूटी जो है हार्ट से क्रिएट होती है। हार्ट मीन्स आर्ट, वो अपीयरेंस को, सुंदरता को देगा। इसका मतलब ये नहीं कि पाखंड आएगा, एक चीज पाखंड भी आ जाती है, हिपोक्रेसी भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन वो क्या करेगा, जो आर्टिस्ट होगा वो साइंस को और हार्ट का बैलेंस क्रिएट करेगा, सच्चाई भी ना मरे और सुंदरता भी बनी रहे। वरना आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, राजनीतिक और बाजारीकरण में इतना हो रहा है कि सुंदरता में आत्मा मार दे रहे हैं, या आत्मा को जिंदा करने के लिए सुंदरता मार दे। सो एक मध्यम मार्ग जो बैलेंस का है, दे आर नॉट क्रिएटिंग। तो आर्टिस्ट शायद उस तपस्या में लीन रहता है, चलता फिरता डगमगाता रहता है। कुछ लोग बाजार की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग फिर वापस आके संन्यास में ही आ जाते हैं। So that's what I feel. कि फीलिंग और थिंकिंग का डिफरेंस। मैं इसमें थोड़ा सा यदि ऐड करूं, हाँ जितने भी आर्टिस्ट का ब्रेन जो इसको स्कैन किया गया, तो उसमें ये देखा हमारे ब्रेन का जो राइट हिस्सा और लेफ्ट हिस्सा होता है ना, आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो अपने लेफ्ट हेमिस्फेयर को ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल्स योर आर्टिस्टिक
बेंट ऑफ माइंड जो है वो लेफ्ट साइड ब्रेन का वो कवर करता है, और वो हार्ट भी जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जो जो दिल को अच्छा लगे, जो सब कुछ अच्छा हो, वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी हार्ट दे बोथ सिंक्रोनाइज। और इसीलिए जो आर्टिस्ट हैं वो अपना डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। जो जावेद इकबाल वानी जी पूछ रहे थे कि आर्टिस्ट फिलोसोफर्स जो हैं वो दूसरे डिफरेंट आंसर क्यों देते हैं, तो मुझे लगता है कि दे आर यूजिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन हेमिस्फेयर जो है ब्रेन का, उसको यूज करते हैं, इसलिए वो अलग अलग जवाब देते हैं, इसलिए वो अलग से होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। हाँ सर, बायोलॉजी इज द रियलिटी ऑफ साइंस। जो बायोलॉजी है, हाँ, बायोलॉजी इज द रियलिटी, मतलब आग जलाती है, दिस इज द ट्रूथ। प्यास में पानी पिया जाता है, दिस इज द ट्रूथ। सो लेफ्ट और राइट जो ब्रेन है दैट इज बायोलॉजी की, हमको करती है, वी डोंट नो अबाउट दैट, इज बियॉन्ड हमारे लेवल से ऊपर चली जाती है। बट साइंस ने उसको खोजा कि ऐसे 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 चीजों का है ना। तो सर जो 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 लेफ्ट और राइट ब्रेन है, इमेजिनेशन वाला है, एक कैलकुलेशन वाला है ना। मान लिया एक आदमी नहाने के लिए गया किसी नदी किनारे, और एक वहां नापने लगा, यार इस पानी की, इस नदी की लंबाई कितनी है, इस नदी की चौड़ाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, वो कैलकुलेशन में चला गया। उसने क्या किया, वो वाला कैलकुलेशन वाला माइंड, एज यू टोल्ड। और दूसरा गया, ऐसी की तैसी में जाए, कितनी लंबी चौड़ी, मुझे तो नहाना है। नदी का संगीत सुनता है, नदी का डुबकी मारता है, नदी का संगीत सुनता है, जल को आराधना, जल की आराधना करता है, नदी का संगीत सुनता है, प्रकृति को एंजॉय करता है, बस। सो इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड माइंड सर, एक गीता में वो है ना, इंद्रियाणी पराणिया हृंद्रिय परम मना मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धि पर तस्तु सा, मतलब बियॉन्ड योर माइंड इफ यू आर गोइंग, यू विल ब्लिसफुल, आप एंजॉय करेंगे वो चीज। बट माइंड इज रिक्वायर्ड, उसकी भी जरूरत है, कैलकुलेशन की भी जरूरत है। तो जब हमें डूबना है नींद के अंदर, आनंद के अंदर, तब कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, और जब जाग के बाहर आ जाना है तो कैलकुलेशन को चला लीजिए। जब पैरों की जरूरत है पैर चलाइए, जब नहीं है तो पैरों को फोल्ड करके रख लीजिए, रिलैक्स रहिए। सो दैट इज द लेफ्ट और राइट यू टोल्ड अबाउट दैट। So biology is a religion actually. Biology. कुणाल गांजेवाला है ना, गायक कुणाल गांजेवाला, उन्होंने ये कहा कि इबादत का दूसरा नाम गायकी है। हाँ। इबादत का दूसरा नाम गायकी है। यदि आप गायक हैं, जैसे आप गा रहे हैं, दिल से गा रहे हैं, तो आप एक इबादत में संलग्न हैं। और रब्बी शेरगिल ने ये कहा कि लोक संगीत से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज यदि आप लोक संगीत से जुड़े हुए नहीं है तो सब खत्म है। जैसा आजकल कहते हैं ना कि संगीत की आत्मा मर गई और ये हो गया और वो हो गया, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लोक से जुड़े रहें और इबादत करते रहें, तो अपना संगीत बच के आएगा। क्योंकि नासा ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें जो ये ब्रह्मांड का घूमना है वो है, उससे निकलती है ध्वनि, और वो ओम की ध्वनि जो निकलती है वो एक संगीत है। इबादत जो है वो गायकी है। जी भट्ट जी कुछ कह रहे हैं आप? हमारे परसों के एक मेहमान थे सर, राजेश जोशी जी, वो खुद भी कलाकार हैं, बहुत अच्छे साइंस टीचर हैं। उन्होंने एक सवाल छोड़ा है, हालांकि ये सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए, कि वो कह रहे हैं कलाकार सामान्य व्यक्ति से अलग तरह का जुनूनी होता है, क्या ये सच है? उसका जवाब तो शायद हाँ ही होगा मेरे ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, जुनूनी का अर्थ क्या हुआ एक्चुअली में, कि जो हमारे चारों ओर का समाज है, जो हमारे चारों ओर के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, यदि वो जो चाहते हैं हम वो करने लगते हैं तो हम सामाजिक हो जाते हैं। और जो हमारे अंदर से निकल के आ रहा होता है, जो हमारी आत्मा, जुनून मीन्स जो हमारी आत्मा से आवाज आ रही है, जो कृष्ण के अंदर आई, जो बुद्ध के अंदर आई, जो कबीरदास के अंदर आई, जो आइंस्टीन के अंदर आई, तो उनके अंदर से जो निकल के आया, उन्होंने समाज का मतलब मेजोरिटी, समाज, सोसाइटी का मतलब है कि उनके परमिशन के हिसाब से राइट है और ये रॉन्ग है, हम उनके हिसाब से चलें। और एक ये कि आपके अंदर से जो निकल के आ रहा है, यदि वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, यदि वो किसी को डायरेक्टली हर्ट नहीं कर रहा है चीजों, तो जुनून का मतलब जो हमारे अंदर से निकल के आ रहा है, यानी कि मेरा आनंद, अब बैंगन अच्छा है कि बुरा है, नो आंसर, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए अच्छा है, वो सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। तो जुनून का मतलब ये होगा कि जो मेरे अंदर से निकल के आ रहा है। तो जुनून तो वो वाली बात भी होगी कि वो क्या नाम है, डाकू सुल्ताना को भी जुनून था कि मुझे लोगों को मारना है या मुझे ऐसा करना है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली, देयर इज नो सर्टेन फार्मूला अबाउट दैट। क्योंकि अब हम कहें कि अपने आनंद में जियो,
अपने मजे में जियो, जो दिल करे वो करो, दुनिया को छोड़ो। लेकिन छोटा सा बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, हम कह रहे बेटा वीडियो गेम मत खेलो, पढ़ाई करो, उसका आनंद वीडियो गेम खेलना है। तो आनंद की परिभाषा, ब्लिस की परिभाषा जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाती तब तक हम उसको नहीं जान पाते। जब तक राइट रॉन्ग में बांध के रखते हैं, जब तक साइकोलॉजी में बांध के रखते हैं, तब तक हम उस तक नहीं पहुंच पाते। जो जुनून की बात है, जुनून किसी भी चीज का हो सकता है। जुनून ये हो सकता है कि मेरे को पूरी दुनिया, सिकंदर को जुनून था कि मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है, सबको जीतना है। तो जुनून इज ओनली द वननेस ऑफ माइंड एक्चुअली, विच इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। वो कहाँ से आ रही है, वो कौन से कलेक्शन से आ रही है, दिस इज द वर्क ऑफ रिसर्च अबाउट दैट। ये जुनून का ही प्रतिफल है कि हम द टीचर शो को कर पाए और 60 एपिसोड तक ले जा पाए हैं। ये हमारे दर्शकों का, हमारे जोशी सर का, हमारे बहुगुणा जी का और आप जैसे मेहमानों का जुनून ही है कि आप रोज हम 1-1.5 घंटा शाम को लाइव बैठते हैं, उसके अलावा तैयारी दिन भर करते हैं। तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों बहुगुणा जी? भाई साहब, आप लोग ऐसे ही चर्चा करते रहे तो मैं थोड़ी देर के हिमालय की तरफ निकल जाऊंगा। ओह माय गॉड, मिर्ची बाबा जी का कमेंट आज। ये आपने बड़ी सकारात्मक बात कही सर। हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि आपको कब हिमालय से लाइव रखें, पीछे आपके हिमालय हो और हम आपको वहां से देखें। अब बस दिक्कत ये है कि वहाँ इंटरनेट नहीं होगा। नहीं, अच्छा लगा देख करके कि हम एक सवाल जवाब का एक सेगमेंट करते हैं सर। हाँ जी सर, हम एक सवाल जवाब का सेगमेंट करते हैं। बहुत जल्दी से हम 2 सवाल और उनके जवाब ले लेते हैं जोशी सर से। उसके बाद आपसे फिर संगीत सुनेंगे सर, क्योंकि आप संगीत के आदमी हैं, संगीत के लिए बने हैं, तो फिर हम संगीत सुनते हैं सर उसके बाद। तो पहला सवाल सर स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। किस देश ने मेरा ये जो सवाल था भाजी, ये जो सवाल था, ये कल के सवाल पे निश्चित निर्भर था जो मैंने पूछा था। मैंने उसमें एक किताब का एक स्टेटमेंट दिया था और पूछा था कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, लेकिन शायद कोई उत्तर यहाँ पे मिला नहीं दर्शकों से। यदि आप कल का प्रश्न देखेंगे तो उसमें कोट दिया गया था कि अपने राष्ट्र की धन तो आता जाता रहता है, लेकिन राष्ट्र की धरोहर को बचाना कितना जरूरी है। तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मौनम स्वीकृति लक्षण, यदि मौन है लोग बात तो वो सब एग्री करते हैं उस बात से कि हाँ, राष्ट्रीय धरोहर को बचाना बहुत आवश्यक है। और उसी से संबंधित था कि इस देश ने अपनी धरोहर को अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित किया है। बड़ा आसान सा सवाल है, यदि आप चाहते हैं मैं इसका उत्तर दे दूं तो अभी दे देता हूं, क्योंकि बाकी 2 सवाल हम कल के लिए रख सकते हैं। सर आज हमारे पास 3 सवाल आए हैं, तो आप केवल सवाल पूछते हैं, कल इनके उत्तर लेंगे। ठीक है। Which country has recorded her which heritage on her national flag? जी दूसरा सवाल। दादा के मंगोल देश में दोन तब्बत में तूनो पूसा चीनी भाषा में किन्हें कहा गया है, किन्हें कहा जाता है? Who is known as Daraika in Mongolia, Don in Tibet, and Tonopusa in China, in Chinese language. जी, तो इनके जवाब हम कल लेंगे सर अपने दर्शकों से। एक प्रश्न और है। हाँ, एक और 3 है सर। हाँ 3 है, एक का उत्तर मैं दे देना चाहता था। जी, तीसरा ये रहा सर। किस महान चित्रकार ने स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी के कहने पर बद्री विशाल के मोती भवन को तकरीबन 150 रामायण चित्रों से भर दिया और इसके लिए कोई दाम नहीं मांगा? Which great Indian artist followed the advice of another great socialist leader, late Ram Manohar Lohia ji, and donated more than 150 paintings of Ramayana series free of cost to the Moti Bhavan? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यशपाल मठपाल जी ने अपनी सारी कनेक्शन भीमबेटका की भीमताल से उठाई और दिल्ली के एक इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को दे दी। जी, कल ले लेंगे, इसके उत्तर भी मिल जाए तो ठीक है, उत्तर आते हैं तो, नहीं तो कल इसके उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो सरगवान जी एक बार फिर से आपका स्वागत है सर द टीचर शो में। और हम इस शो में उन्हीं शिक्षकों को इनवाइट करते हैं जो सरकारी होते हैं और असरकारी होते हैं। तो आप सर सरकारी तो नहीं है, सरकारी भी बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करते हुए पिछले 1 घंटे में। सरकारी असरकारी। वेरी बड़ा अच्छा शब्द आपने बोला ये।
जी जी, तो ये जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उसको उनको पढ़ के मुझे यही लग रहा है कि आप काफी असरकारी हैं और स्कूल में भी असरकारी रहते होंगे। लेकिन मैं जैसा कि ब्रेक से पहले कह रहा था कि आप संगीत के लिए बने हैं और संगीत के ही बने हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने भी कहा और सब मानते हैं कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज अवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो आपकी जो बॉडी है सर, ह्यूमन बॉडी, इससे कुछ और सुन लेते हैं। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप अपनी पसंद का सुनाएं, लेकिन बीच में बहुगुणा जी ने अपनी फरमाइश दे दी थी, उस वक्त तो आपने उनकी फरमाइश का सुनाया और फिर हाथ खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी हम उनको नहीं सुनेंगे बहुगुणा जी की, अभी हम आपकी सुनेंगे। आप सुनाइए सर, आप अपनी पसंद का। ठीक है, मैंने लेटेस्ट अभी यूट्यूब में भी डाला था, मैं गीत सुनाता हूँ आपको। जी, फिर बहुगुणा जी की सुनते हैं या दर्शक कोई फरमाइश करेंगे तो उसको। ठीक ठीक। चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे हो तुम, जाओ मेरे जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से। ओ दिल की रोशनी खेल रही कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से। यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। चांद पे ना दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। थैंक यू। वाह वाह सर, कमाल है सर। आपको सुन के मुझे वो गाना याद आ रहा है कि मैं शायर तो नहीं मगर ऐसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा लिख डालूं जो आप पढ़ सके। आपका गाना सुन के मेरा भी लिखने का मन करने लगा है सर। यादों की बारात फिल्म का गाना है ये। तो भाइयों अभी आपने सुना किशन सलमान जी को फरमाइश थी हमारे मुकेश बहुगुणा जी की, अब बहुगुणा जी अगली फरमाइश रखी। फरमाइश करूं क्या? कर डालिए मौका। सलमान जी, हेलो, आपने इतनी बढ़िया आध्यात्मिक बातें की, दर्शन की बातें की, तो अब रफी की आपने बात की, तो एक गीत है रफी का बहुत शानदार, ओ दुनिया के रखवाले तुम दर्द भरे मेरे नाले। वो चले गए, आपका सर ये गाना सुनते ही भाग गए। आएंगे आपने गाना भी ऐसा कहा कि नेटवर्क ही चला गया उनका। बताइए ऐसी खतरनाक फरमाइश। की आवाज की शूट करेंगे ना वो। अच्छा सर, कभी कभी लगता है कि आपको भी डायरेक्टर होना चाहिए था। है कभी कभी आपके कमेंट सुनकर मुझे लगता है कि आपको भी डायरेक्टर होना चाहिए था। ऐसा कोई एक बार हाथ आजमा लीजिए सर। कहाँ चले गए? एक बार हाथ आजमा लीजिए आप। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ एक बार हाथ आजमा लीजिए आप भी डायरेक्शन में।
नहीं नहीं, अपने बस का नहीं है, अपने आप ऐसे ही ठीक है अपने। चलिए, तो मैं जब तक वो आते हैं सर, कल के शो के बारे में बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को। जी जी कल शाम ठीक 7 बजे हम चलेंगे उदयपुर, राजस्थान। जी कल 7 बजे हमारे साथ उदयपुर से होंगे संगीत के शिक्षक और आचार्य श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी। जी नरेंद्र कुमार शर्मा जी काफी अनुभवी शिक्षक हैं और संगीत और सितार जो चीजें इशारा कर रहे हैं संभवतः वो बजाते हैं। तो कल वो हमारे साथ होंगे और हम उनसे बहुत सारा थोड़ा दूसरे किस्म की वार्ता होगी, क्योंकि आज हमारे जो मेहमान है उनका अनुभव थोड़ा अलग किस्म का है और उनमें बॉलीवुड मुंबई का टच ज्यादा है। हालांकि जोशी सर को इस बात से आपत्ति होती है बॉलीवुड शब्द से, लेकिन फिर भी वो हमारे रक्त में इतना रस बस गया है, घुल गया है कि वही निकलता है। तो सरगवान जी अभी नहीं जुड़ पा रहे, तो कल हम नरेंद्र कुमार वर्मा जी को सुनेंगे सर। वो संगीत के शिक्षक हैं उदयपुर राजस्थान से, और हम कोशिश कर रहे हैं शो में कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रतिभाओं को हम आपके सामने ला सकें। परसों हम छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक साथी हैं, उनको सुनेंगे। तो अभी हम धीरे धीरे बाकी राज्यों की ओर फैल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शो में विविधता लाए। जैसा कल आपने देखा, कल का शो बिल्कुल अलग था। डॉक्टर दशरथ मसानिया जी ने आपको दोहे, चौपाइयाँ, चालीसाएं वो सब सुनाई। परसों का शो उससे भी अलग था, वो साइंस और आर्ट पर, थिएटर पर बेस्ड था। आज का शो बिल्कुल अलग है। और जैसा अभी इनसे बातचीत करते हुए मैं समझ रहा था कि इन्होंने कुमार सानू और सोनू निगम और तमाम बड़े बड़े गायकों के साथ स्टेज शेयर किया है, उनके साथ गाया है। और ये सब कई बार हमारे स्टार्स होते हैं कि हम नीचे रह जाते हैं और हमारे साथ वाला कोई ऊपर पहुंच जाता है। टैलेंट ईश्वर ने लगभग सबको एक सा ही दिया है, बस कभी कभी मौके पर चौका नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्कोर कम हो पाता है। जैसा उन्होंने देखिए उदाहरण दिया, सबसे बड़ी जैसा उन्होंने खुद कहा कि एक नाटक में उन्हें केवल टेस्ट करने के लिए लिया गया और वो मेन रोल पा गए। तो ऐसा अगर संगीत में भी उनके साथ हो जाता, मेन रोल पा जाते, तो आज हम उनको रेडियो या टीवी पर सुन पा रहे होते, शो में वो नहीं होते। जी बहुगुणा जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि अगर वो वहाँ मुंबई में होते या रेडियो पे होते तो क्या होते, कैसे होते, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज वो जहाँ भी है, जैसे भी, बहुत खुश है वो। ये सबसे बड़े, अपने आप में वो संतुष्ट है, खुश है, प्रसन्न है ना। ये बहुत बढ़िया बात है बिल्कुल कि नहीं। तो जो मैं, आप अगर इनके इलाके में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा सुविधा है। जो आदमी मुंबई में रह के आ चुका हो, कुनाल खाने का काम है, जब वो गांव में बच्चों के साथ पढ़ा रहा है और पसंद है दिल से भी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि और कोई हो सकती है नहीं। तो आपने देखा होगा बहुत लोगों ने बहुत नाम भी कमाया मुंबई में जाकर के, पैसे भी कमाए। और सुशांत राजपूत हमारे सामने है, अभी लेटेस्ट में हुआ है। बहुत सारे बड़े लोग ऐसे हुए जिन्होंने बहुत नाम कमाया, पैसा भी कमाया, लेकिन खुश नहीं रहे वो। तो आदमी अगर स्वयं में खुश रह सके, अपने लोगों मित्रों को खुश रखे, प्रसन्न रह सके, इससे बड़ी उपलब्धि मानव के लिए कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सर जो दो विभागों से पेंशन लेते हैं, वेतन लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं रहते। अच्छा, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, जरा बताइए, उनको भेजिएगा हमारे पास में, तो हम फिर उनको समझाएंगे भाई। अब नाम लेना ठीक नहीं है सर यहाँ पर। पता भेजिएगा उनको, समझाएंगे उनको कुछ। चलिए ठीक है, अगर आप कल मिलते हैं, तो आ जाए तो फोन कर दीजिए आप भजी, आप फोन करके सबकी तरफ से आभार और धन्यवाद दे दीजिएगा। बहुत अच्छा रहा। अशोक कुमार प्रधान जी कह रहे हैं जय जगन्नाथ सर आपको उड़ीसा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज तो वैसी जन्माष्टमी है, जय जगन्नाथ। राकेश पोखरियाल जी हमारे शो में लगातार बने हुए हैं। फरीदा शोक जी बनी हुई है, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी बने हुए हैं, विनय रावत जी बने हुए हैं, और हमारे राजेश जोशी जी बने हुए हैं सर। और मैं कुछ और नाम जरूर लेना चाहूंगा। रूपा बिष्ट जी हैं, मनीषा टीकादार हैं कलकत्ता से, दया जोशी जी हैं। मेरे क्वेश्चन को राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने थोड़ा पकड़ लिया है। जब ये क्वेश्चन में बनाना था तो मुझे लगा कि ये उत्तर आएगा, लेकिन हम इसका एक दूसरा उत्तर भी देंगे। उन्होंने ये कहा कि किस देश में ये था ना, आ गए किशन जी इसका। सरगवान जी। हाँ जी सर। इससे पहले कि लोग वो करें, हाँ जी सर। मेरी फरमाइश कुछ और थी, लेकिन एक फरमाइश आई है और मुझे लगता है कि अंतिम गीत भी होगा। तो एक गीत है किशोर का, बहुत चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।
अच्छा, अगर वो है ये आपके सुनाऊं मैं? पास तो बहुत बढ़िया। जी विनय रावत जी कह रहे हैं सर हाँ जी, पैसा हाँ जी, वसूल है। तो सुनीता चाटा वसूल हो गया। सबसे चुप मेमोरी की याद रखना, जब जोड़ो उसका। हाँ, जी जस्ट एक बस 30 सेकंड लूंगा मतलब। जी जी जी, बीच में नेटवर्क की आपके यहाँ दिक्कत हो गई थी शायद कुछ। हाँ, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत हो गई सर। जी जी ये डॉक्टर मनमोहन घंटियाल जी हैं, चौबट्टा खाल में है, सॉरी नौगांव खाल में इनकी फरमाइश है। घंटियाल जी आपकी फरमाइश आ रही है। याद रखना कभी अलविदा ना कहना, अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कोई क्या करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हमें दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनती लगे तुम्हें जीवन की ये नजर। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनती लगे तुम्हें जीवन की ये नजर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना,
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नो, अलविदा नहीं कहेंगे। बहुत शानदार, थैंक बहुत यू। शानदार, बहुत सुंदर। बेहतरीन सरवान जी, बेहतरीन से भी बेहतरीन आपने गाया। और हम थैंक यू आपको और सर। सुनना चाहते हैं, लेकिन समय जो है बीच में विलेन की तरह आ जाता है। अब ये टाइम बाउंड या 1 घंटे के शो में 1.5 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता सर। नहीं, इतने अगर और सलमान मैं पता मेलोडियस, अगर मैं सलमान कल जी सोच रहा चाहें था। तो मेलोडियस है कि 5 मिनट बोलिए बहुगुणा रुका जा जी, मैं सकता अपनी है। बात करूं, बहुगुणा जी आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर सिर झुका के कि आप जरा ऐसा कर लिया करें जब आपको बोलना होता है। दर्शकों का समय खराब होता है, हम 2 लोग 3 लोग एक साथ बोल रहे होते हैं, तो मैं आपसे फिर सर अनुरोध करता हूँ। सरगवान जी, आप जितने मेलोडियस हैं उतने चॉकलेटी भी हैं, लेकिन क्या करें, हम क्या चॉकलेट बात। ज्यादा खाने में सक्षम नहीं है। तो फिर किसी दिन कोशिश करेंगे कि ये मेलोडी और चॉकलेटी एक साथ किसी दिन फिर टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुगुणा जी कुछ कह रहे थे सर। मैं कह रहा था कि अगर सलमान जी चाहें तो 5 मिनट के लिए घड़ी रोक देंगे। सर ये जोशी सर से अनुमति लेनी होगी इसके लिए तो। हाँ जी। मुझे लगता है जोशी सर इसमें सहमति देंगे। नहीं नहीं, समय देखिए, समय रुकता नहीं है, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता। हम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो करिए। हमारे कई कई श्रृंखलाएं हैं, कई प्रोग्राम हुए जो 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 50 मिनट गए। हमें सबको आनंद आ रहा है। और संगीत से परमिशन प्यारा ग्रांटेड, कुछ नहीं है, संगीत से प्यारा कुछ नहीं है सर। परमिशन ग्रांटेड सरगवान जी, परमिशन ग्रांटेड। तो जी अब सरगवान जी हाँ जी। गवाली में कुछ हो जाए। गवाली नहीं सुनाई आपने आज, सब कुछ सुनाया, गवाली में नहीं सुनाया। हाँ, हाँ, कुछ गढ़वाली गढ़वाली में गीत सुनाइए जी सर। जी, गवाली हाँ, गीत कोई सुनाइए जो पॉपुलर हो, जी जो गढ़वाली आपको में पसंद हो, जो आप सबसे अच्छा गा सकते हैं। विदाउट ट्रैक की ट्रैक के साथ मैं जैसा ढूंढता हूँ यदि आपकी इच्छा सर, एक्चुअली नहीं गढ़वाली विदाउट मैंने ट्रैक सोचा सुना नहीं था दीजिए। दिमाग में ना। जैसा आपको ठीक लगे। वो जो आपकी इच्छा। विदाउट ट्रैक चलेगा। हाँ सर, जो एज आपको यू अच्छा से, लगे वैसे आप गाइए। एज यू से, आपके एज पास यू पूरा प्लीज, समय है, एज यू विश। हम्म, आपके पास पूरा समय है। और जो भी आपने गीत गाया है, इससे मिलती जुलती फराज अहमद फराज साहब की एक कविता में तब तक अपने श्रोताओं को सुनाता हूँ, आप ट्रैक ढूंढिए तब तक। तो उन्होंने कहा, आपने कहा कभी हाँ जी अलविदा सर, मत ठीक है कहना, ठीक है। तो आपने कहा कभी अलविदा मत कहना, ना कहना कभी अलविदा ना कहना। तो फराज अहमद फराज साहब कह रहे हैं कि फिर उसी राह गुजर पर शायद मिल सके हम कभी, मगर शायद फिर इसी राह गुजर पर शायद मिल सके हम कभी, मगर शायद जान पहचान से ही क्या होगा, जान पहचान से ही क्या होगा, फिर भी है दोस्त गौर कर शायद, फिर भी है दोस्त गौर कर शायद। और गौर कर अजनबियत शायद। की धुंध छट जाए, बहुत अजनबियत की बढ़िया, धुंध बहुत छट बढ़िया। जाए, चमक उठे तेरी नजर शायद, अजनबियत की हाँ, धुंध क्या छट बात। जाए, चमक उठे तेरी नजर शायद, और जिंदगी भर लहू रुलाएगी। तो बहुत कमाल की लाइन है सर, जिंदगी भर लहू रुलाएगी, सर कॉन्ट्रैक्ट यादें यारान बेखबर शायद, बहुत बढ़िया। जिंदगी भर लहू रुलाएगी, यादें यारान हाँ, बेखबर शायद। और ये ठीक है। वक्त आ जाए कि जो बिछड़े हैं वो कब मिले हैं फराज, जो भी बिछड़े हैं वो कब मिले हैं फराज, फिर भी तू इंतजार कर शायद। तो फराज साहब कहते हैं कि अलविदा, वो कहते हैं अलविदा ना कहना, ये कहते हैं फिर भी तू इंतजार कर शायद, जो भी बिछड़े हैं वो कब मिले हैं फराज, फिर भी तू इंतजार कर शायद। तो बहुत अजीम शायर हमारे फराज अहमद फराज साहब की लाइनें मुझे ध्यान आई अलविदा ना कहना गीत को सुनते हुए। तो बंगाल सरगवान जी बंगाल में जी जी बंगाल में बोलिए सर, चलते समय बंगाल में चलते समय विदा नहीं कहते, कभी नहीं कहते चलता हूँ, वो कहते हैं आसून फिर आएंगे। अब मुझे याद आ रहा सर आपके बंगाल से और इनके गाने से, मैं जब एनसीसी में था, सिक्किम ट्रैक में गया था आज की 1988 में, आज से और इंडिया सिक्किम ट्रैक में गया था सर। बंगाल के बहुत सारे लड़के मेरे साथ एनसीसी में उस ट्रैक में थे, पूरा सिक्किम मैंने पैदल घूमा था। तो वो उनसे हिंदी गाना गाने को कहा, तो उन्होंने यही वाला गाना गाया, कभी अलविदा ना कहना। उन्होंने कैसे गाया सर, सोलते सोलते
मेरा योगी याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हिंदी का जो बंगाली मिक्सअप था वो बड़ा रोचक था मुझे भी। आपके बंगाल और गाने के आई होप कोई बंगाली तुमको तो देगा। नहीं, बंगाल के हमारे बहुत दर्शक है सर। समीर जाना जी हैं, मनीषा टिकादार जी रोज देखते हैं शो को, तो वो बंगाली का इंसेंट थोड़ा सा है अलग। जी सरगोन जी तैयार है सर? हाँ जी सर, जरा ये लगा था। चलिए सर गढ़वाली गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर अलविदा कहेंगे। आज के लिए, आज के लिए कहेंगे अलविदा, कल शाम तक के लिए। सत्य सिंह राणा जी को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। जितने भी श्रोता देख रहे हैं, सभी लोगों ने सर बहुत ज्यादा बधाइयां दी है हम सबको। सत्य सिंह रावत है, हमारे रजनीकांत शुक्ला जी लगातार हमें कमेंट्स करते रहते हैं, मनीषा टिकेदार है, अरुण चुग है, इंदु बहुगुणा जी हैं, राकेश पोखरियाल जी हैं, राधा तिवारी जी हैं, नवीन भट्ट हैं, प्रकाश पपनोई हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, अरविंद नेगी जी हैं, तपेश्वरी पटेल हैं, फरीदा शोक हैं, भीम प्रकाश जी हैं, विनय रावत जी हैं, तमाम प्रदीप जोशी जी हैं, दया जोशी जी हैं, मोहन रावत जी हैं, अंजना पंत जी हैं। आपके हैं ना? चल गए मेरा माइक चल। ये जितने नाम आप ले रहे हैं ये आपकी बॉल के है ना जी? ये मेरी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुगुणा जी की बॉल के भी हमको वो जो मैंने फरमाइश की थी वो मेरी बात आई थी। चलते चलते की जो फरमाइश थी मेरी बात आई थी। ओके ओके। तो लगातार सर इतने लोगों के कमेंट्स पर चर्चा करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन मुझे लगा कि इन लोगों का मेंशन करना बहुत जरूरी है। बहुत, और ये लोग लगातार हमें शो भी पर्दे के पीछे सहयोग भी करते हैं। जी जी सरगोन जी, हम तैयार हैं सुनने के लिए। हाँ, मैंने बहुत पहले जब मैं शुरू में आया था तो मैंने कुछ गढ़वाली गीत बनाए थे सर, तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी तक बनाई हुई है, अभी तक रिलीज नहीं किया मैंने उसको। तो उनमें से एक गीत मैं रोमांटिक सा मेलोडिस से गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये रोमांटिक सॉन्ग है जो गढ़वाली में। यार सोचरा यार तगड़ी रया, यार सोचरा यार तगड़ी रया, जन्म जन्म तू अब थोड़ा टेक्निकल थोड़ा सा once again golden gita आपस समझी ठीक चल गया था ठीक। यार सोचरा यार तगड़ी रया, यार सोचरा यार तगड़ी रया, जन्म जन्म तुम अब साथ में जाए, तगड़ी मेरे दुनिया बताई। यार सोचरा यार तगड़ी रया, यार सोचरा यार तगड़ी रया,
जन्म जन्म को अब साथ में जाए हो, ते दगड़ी मेरी दुनिया बसाई ओ यार सोजया यार दगड़ी गया यारो यार एक ही दुनिया मिलके बनौला अपनी दुनिया यारो यारो एक ही दुनिया मिलके बनौला अपनी दुनिया जन्म जन्म अब साथ में जाए हो ते दगड़ी मेरी दुनिया बसाई ओ यार सोजया यार ओ यार सोजया जब तय दुनिया धरती डाले प्रीत हमारे तब तराले जब तय दुनिया धरती डाले प्रीत हमारे तब तराले जन्म जन्म को अब साथ में जाए हो ते दगड़ी मेरी दुनिया बसाई ओ यार सोजया यार दगड़ी गया ओ यार सोजया थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार सर, आपके साथ ही रहेंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना हाँ जी इतना सर। सुंदर सुमधुर संगीत आपने तैयार किया है कि आसानी से जो हिंदी नहीं, जो गढ़वाली नहीं भी समझते हैं, वो भी इस गीत को समझ गए होंगे। तो आप सर हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा। और आपने आज की शाम को मेलोडियस बनाया, कर्णप्रिय बनाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को ठीक 7 बजे। जी भगवान जी कुछ कह रहे हैं सर? मैंने कहा फिलोसफिकली बना दिया, हाँ जी दार्शनिक सर। भी बना दिया जी। और मैं यार अपनी तरफ से भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। आपने जी जी बोलिए सर, जी बोलिए सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ये प्रोग्राम आपने शुरू किया, इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली, आपने जो शुरू किया है। और मैं इसके लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि महक प्रेम की फूलों सी फिजाओं में खिल जाने दो, महक प्रेम की जी। फूलों सी फिजाओं में घुल जाने दो, और धड़कनों के तार पर दिल के सुर मिल जाने दो। तो ये सुर सरिता का आपने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि सुर सरिता सागर बने और फिर महासागर बने। एंड आई फील वेरी मच ऑनर टू बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड दिस ग्रुप। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भगवान जी का धन्यवाद और जोशी सर का धन्यवाद, वो हमारे साथ रोज की तरह शो में लगातार रहे। और दर्शकों का सबसे ज्यादा धन्यवाद कि वो हमेशा अपने सारे काम किनारे रख के शो को प्यार देते हैं, शो को सहयोग देते हैं, शो को आशीर्वाद देते हैं। तो हम कल शाम ठीक 7 बजे मिलेंगे नरेंद्र कुमार वर्मा जी के साथ, जो संगीत के शिक्षक हैं उदयपुर से। जी बोलिए सर। हाँ, सभी जितने भी शिक्षक साथी, जितने भी साथी हैं, जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, दे आर ब्लिसफुल टू मी एक्चुअली। विदाउट देम द प्रोग्राम वाज इनकम्प्लीट। उनके बिना ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट था, अधूरा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी पार्टिसिपेट इसके अंदर किया, जिन्होंने कमेंट्स दिए हैं और आपने इसको लाइक किया। थैंक यू वेरी मच सर, एवरीबॉडी। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल शाम को मिलते हैं ठीक 7 बजे द टीचर शो में, और हमारे साथ होंगे उदयपुर से
नरेंद्र कुमार वर्मा जी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। जय